वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लास वंस अगेन। एक बार आपका पूरे दिल से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। हम लोगों ने प्रीपोजिशन के पार्ट 1 को कर लिया है। हमने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन ग्रामर का एक नियम है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फिलअप्स पर, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। हमने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सारे हम लोग कंप्लीट करेंगे। मतलब जितने भी प्रीपोजिशन हो सकते हैं, ऑफ, इन, अलोंग, बट, नेवर, सब कंप्लीट करेंगे और एक भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हम लोगों ने आपसे बात किया था। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में मौजूद है। आज हम लोग इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। वही ज़बरदस्त और वही शानदार कॉन्सेप्ट की एक बार पढ़िएगा, दिमाग में अट जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा, दोबारा आपसे गलती इस चैप्टर के अंदर नहीं होगी। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, चलिए, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अच्छा, फिर से बता देते हैं। यहाँ तक नहीं देखा था, इससे पहले देखा था। माई ब्रदर लिव्स डैश देहरादून, मेरा भाई देहरादून में रहता है। आपको हमने बताया था कि अगर कोई एरिया है बेटा, अगर कोई एरिया है और उस एरिया का सीमा बड़ा है तो उसके साथ इन लगता है। अगर कोई एरिया है, कोई स्थान है, कोई प्लेस है और वो छोटा प्लेस नहीं है, जैसे बस स्टॉप छोटा प्लेस है ना, रेलवे स्टेशन छोटा प्लेस है, लेकिन अगर हम बोलते हैं पटना, दिल्ली, धनबाद, है ना, तो ये सब बड़ा एरिया है। तो अगर हम बोलते हैं कि बस स्टॉप में हम खड़े हैं तो आप हमको आसानी से खोज लीजिएगा, तो वो छोटा एरिया उसके साथ ऐट लगेगा। लेकिन हम बोलेंगे कि हम धनबाद में खड़े हैं तो हमको धनबाद में आप कहाँ खोजिएगा, धनबाद तो बहुत बड़ा एरिया है, तो उसके साथ इन लगेगा। ठीक हो गया बात। तो मेरा भाई देहरादून में रहता है, देहरादून एक बड़ा क्षेत्र है तो उसके साथ इन लगेगा। ही इज़ वेरी स्केयर्ड। अच्छा, कोई ऐसा क्रिया, कोई ऐसा काम जो आप सेल्फ करते हैं, यानी खुद ही कर सकते हैं, ये काम को किसी और से नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट करते हैं, वेट, इंतज़ार, तो ये आप किसी और से भी करवा सकते हैं, किसी और से भी। जैसे मान लीजिए आप अपने भाई का वेट कर रहे हैं तो आप बोलिएगा कि हम आते हैं, थोड़ा देर हमको नींद आ रहा है, सो के आते हैं, जब तक तुम वेट कर लो मेरे भाई का, मेरा भाई आएगा तो बता देना। ठीक है। यानी इस वेट का, इस इंतजार का, इस प्रतीक्षा का काम किसी और से भी करवाया जा सकता है कि नहीं। तो अगर कोई काम किसी और से भी करवाया जा सकता है तो उसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन फॉर लगाते हैं। लेकिन जो काम आप किसी और से नहीं करवाते, वो खुद ही होता है, खुद ही होता है, उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, ऑफ लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, जेलस, इनवायस, ये सारा चीज़। जेलस यानी किसी से ईर्ष्या, किसी से जलन। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे अभी वो हमको फ़ोन कर दिया, हम आते उसके साथ गाड़ी में उसके घूम के चकाचक, तुम मेरे बदले में ईर्ष्या करते रहो जब तक हम उसके साथ घूम के आते हैं, अभी हम उसके दोस्त हो गए, मेरा दिल उसके लिए साफ हो गया। तो ऐसा तो बात हो नहीं सकता ना। अगर आपके दिल में किसी के लिए खराब भावना है तो रहेगा ही, आप अपनी भावना को निकाल करके किसी और को दे नहीं सकते। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, ही इज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ द डॉग्स। देखिए, स्केयर्ड का मतलब होता है डर, यानी इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है किसी, कुत्ता से। अगर किसी को कुत्ता से डर लगता है तो वो कैसे कह सकता है कि भाई 2 मिनट के लिए हम कुत्ता से नहीं डरेंगे, 2 मिनट के लिए मेरा डर तुम ले ले, हम जब तक कुत्ता के साथ खेल के आते हैं। नहीं, वो डर है तो किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकता। जैसे इंतज़ार हम कर रहे थे, हम बोले तुम इंतज़ार कर ले, हम थोड़ा 2 मिनट में आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता कि तुम कुत्ता से डर ले, हम 2 मिनट कुत्ता के साथ खेल रहे। नहीं, वो डर आपके अंदर भीतर है, वो डर आप ही का है, आप किसी को उसको दे नहीं सकते। जो इंटरनल फीलिंग्स आप किसी को दे नहीं सकते, जो इंटरनल एक्ट आप किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसके साथ सदा ऑफ लगता। तो आपको कुत्ता से डर लगता है, ये आप ही को लगता है, ये आप किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो क्या लगेगा यहाँ पे, ऑफ। या पास बाई नहीं कर सकते, है ना, तो क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। ही इज स्केयर्ड ऑफ द डॉग्स। देखिए, द स्टूडेंट डैशेस टीचर अबाउट द अनफेयर टेस्ट रिजल्ट। स्टूडेंट लोग क्या किया, शिकायत किया। किससे शिकायत किया, टीचर से। किस बात में, कि उनका जो टेस्ट का रिजल्ट आया वो अनफेयर है, वो सही नहीं है, जस्टिस उनके साथ नहीं हुआ, टेस्ट का रिजल्ट अनफेयर आ गया। टीचर, स्टूडेंट लोग शिकायत किया। किसी को शिकायत करना, यानी आप जा करके किसी को बता रहे ये मेरे साथ गलत हुआ, आप जिसको बता रहे उसके साथ लगता है कंप्लेन के साथ टू। शिकायत का तो इंग्लिश कंप्लेन है, और उसके साथ अगर आप किसी को जाकर शिकायत करते हैं, जैसे मान लीजिए आप जाकर के मम्मी को बताते हैं कि पापा हमको पैसा नहीं दिए, तो आप मम्मी को जाकर के शिकायत करें, तो मम्मी मम्मी जब आप बोले ना, तो मम्मी को कंप्लेन करें ना, तो कंप्लेन के साथ टू लगेगा। यानी यहाँ पे टीचर को जाकर के बच्चा लोग कंप्लेन कर रहा है कि मैम मैम मेरा टेस्ट का रिजल्ट अनफेयर है, तो यहाँ पे होगा कंप्लेन टू। ठीक है, कंप्लेन के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा।
ठीक है, क्या लगेगा बताइए, कंप्लेन के साथ टू लगेगा। कंप्लेंड, अच्छा दो कंप्लेन है, कंप्लेंड टू और कंप्लेंट टू, देखिएगा दो चीज़ें है ना। अब मेरे बात को समझिएगा, कंप्लेन और कंप्लेंट कब होता है, एक तो हमको समझ में, कंप्लेंट्स तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे द स्टूडेंट है, यानी एक से अधिक स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है। अच्छा, कैसे पता चला एक से अधिक स्टूडेंट है बेटा, जब हम लिखते हैं डॉग तो ये एक कुत्ता है, जब हम लिखते हैं डॉग्स तो ये एक से अधिक कुत्ता है, और जब हम लिखते हैं द डॉग तो ये पूरे कुत्ते समाज के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे जब द स्टूडेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक बच्चा के बारे में बात नहीं हो रहा है, पूरे क्लासरूम के बच्चों के बारे में बात हो रहा है। जब स्टूडेंट के आगे द लग गया तो द स्टूडेंट है। अगर एक से अधिक बच्चा है तो एस तो लग नहीं सकता सर, एस तो लग नहीं सकता है ना, तो क्या लगेगा टू। अब या तो कंप्लेंट होगा या तो कंप्लेंट होगा। कंप्लेंट कब होता है, यानी कंप्लेन के साथ, कंप्लेन के साथ ये टी कब लगता है, जब शिकायत जहां पहुंचनी है पहुंच चुकी होती है, यानी जहां पे जो कंप्लेन पहुंचनी है पहुंच चुकी होती है, जब ये कंप्लेन वहां दर्ज की जा चुकी होती है तो दर्ज करने के बाद कंप्लेन को कंप्लेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए पुलिस वाला किसी को फोन किया और वो बोलेगा कि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास कंप्लेंट है, ठीक के साथ, क्यों, क्योंकि किसी ने उसको पहले कंप्लेन दे दिया। जब कंप्लेन दे दिया, पुलिस ने उसको कंप्लेन को अपने डायरी में नोट कर लिया और सामने वाले को फोन करके बोला कि आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, यानी यहाँ पे टी लगेगा क्योंकि शिकायत दर्ज हो चुकी। लेकिन अभी यहाँ शिकायत दर्ज नहीं हुई, अभी तो बच्चे जाकर के टीचर के पास बोल रहे कि मैम मेरे पास अनफेयर हो गया, जस्टिस कीजिए, रिजल्ट गलत हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लेंट टू पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई क्या। यहाँ देखिए, द टीचर रिसीव्ड अ डैश अगेंस्ट यू फॉर चीटिंग इन द एग्जाम। अच्छा, यहाँ अगेंस्ट लगा हुआ, ऑप्शन में भी अगेंस्ट, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टीचर को रिसीव हो गया, यानी पास्ट टेंस में टीचर को शिकायत प्राप्त हो चुका है। जब शिकायत प्राप्त हो चुका तो कंप्लेंट होगा, क्या होगा बताइए, कंप्लेंट, है ना। तो यहाँ पे कंप्लेंट नहीं होगा, कंप्लेंट फॉर या कंप्लेंट अगेंस्ट। अच्छा, किसी के खिलाफ जब शिकायत होता है ना तो हम लोग उसके लिए लगाते हैं कंप्लेंट अगेंस्ट, है ना, कंप्लेंट अगेंस्ट। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ये, कंप्लेंट अगेंस्ट। ठीक हो गया बात। द टीचर रिसीव्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू फॉर चीटिंग इन द एग्जाम। अब इसका दो मतलब निकला बेटा, एक बार हम जा करके जिसको शिकायत करें, मैम सुनिए ना, तो कंप्लेंट टू, और एक बार जाकर के हम किसी का शिकायत करें, मैम मोहन हमको मारा, तो मोहन के खिलाफ अगर कंप्लेंट करें तो कंप्लेंट अगेंस्ट। बात समझ में आ रहा है ना, यानी अगर किसी के खिलाफ शिकायत करिएगा तो अगेंस्ट लगाइएगा, किसी को शिकायत करिएगा तो टू लगाइएगा। नोट करिएगा, किसी को शिकायत करना कंप्लेंट टू, किसी का खिलाफ शिकायत करना कंप्लेन अगेंस्ट, और किसी मैटर पे, किसी टॉपिक पे शिकायत करना कंप्लेन अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा, अगेंस्ट। क्यों, द टीचर रिसीव्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू फॉर चीटिंग इन द एग्जाम। टीचर को कंप्लेन मिला है आपके खिलाफ, ना कि आपको मिला है आपके खिलाफ कि आपने एग्जाम में चीटिंग किया। यू ऑलवेज डैश द फूड एट दिस रेस्टोरेंट। तुम हमेशा शिकायत करते हो इस रेस्टोरेंट के खाना के बारे। तो भाई यहाँ पे किसी आदमी का शिकायत नहीं हो रहा, खाना का शिकायत हो रहा, कोई टॉपिक है, कोई आदमी नहीं है, तो अबाउट लगेगा। तो क्या लगेगा, अबाउट। यहाँ पे एक ही बार अबाउट है, कंप्लेन अबाउट। क्लियर है क्या। किसी को शिकायत करना टू, किसी के खिलाफ शिकायत करना अगेंस्ट, किसी टॉपिक पे शिकायत करना अबाउट। ठीक है, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। अच्छा, अब मेरे बात को समझिएगा बेटा कि आपको हमने बताया था कि डे है तो इसके साथ ऑन लगेगा, ठीक है। इवनिंग है या 5 o'clock है, 5 बजे, तो इसके साथ एट लगेगा, यानी एक दिन पूरा है तो ऑन लगेगा, डे का एक हिस्सा है तो एट लगेगा, और डे से ज़्यादा है, मान लीजिए मंथ है, तो इन लगेगा। लेकिन कोई भी टाइम अगर बाउंडेशन के साथ है, कोई भी टाइम अगर बाउंडेशन के साथ है, कोई भी टाइम अगर बंधन के साथ है, बंधन के साथ, तो फिर प्रीपोजिशन बाय लगेगा। फिर ना तो एट, ना तो इन, ना तो ऑन, कुछ भी नहीं।
अगर कोई भी समय है, चाहे सप्ताह का है, चाहे दिन का है, चाहे दिन का एक पार्ट का है, चाहे महीना का है, चाहे साल का है, अगर उसके साथ बंधन है, बाउंडेशन है कि इतने में करके देना है, तो फिर बाई लगेगा। जैसे यहाँ है द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट को हो जाना चाहिए महीने के अंदर, तो बाई अ मंथ, है ना। क्या होगा बताइए, बाई अ मंथ। अगर मंथ रहता तो इन लगाते, महीना के साथ इन लगाते, लेकिन सर मेरे बात को समझिएगा, यहाँ पे बोला गया प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो जाना है, यानी एक बंधन है, एक बाउंडेशन है समय का, तो इसके साथ क्या लगेगा, समय बंधन के साथ बाई। यू हैव टू फिनिश योर वर्क, तुमको अपना काम को खत्म कर देना है बाई अ मंथ, है ना। यहाँ पर भी बंधन है, यू हैव टू, यानी दबाव डाल रहा है, यू हैव टू फिनिश, तुमको अपना काम खत्म करना ही है इसी महीने। ठीक हो गया बात यहाँ तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। यू नीड टू फिनिश द वर्क। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे इट इज 10 मिनट्स टू द वर्क। अब मेरे बात को समझिएगा, यू नीड टू फिनिश द वर्क, मेरे बात को समझिएगा अच्छा से बेटा, है ना। यहाँ पे क्या है, आपको काम को खत्म करना है, कितना बजे तक, 5 बजे तक। यू नीड टू फिनिश द वर्क, आपको काम को खत्म करना है, टाइम बाउंडेशन है बाई, ठीक है। इट इज 10 मिनट्स। अब अगर अगर मेरे बात को समझिएगा, अगर यहाँ पे वॉच के बारे में बात हो रहा है, घड़ी, घड़ी यानी वॉच, तो वॉच के साथ हमेशा बाई लगता है। क्या लगता है बेटा, बाई, चाहे बाउंडेशन हो या नहीं हो, घड़ी के साथ हमेशा बाई लगता है ना, ठीक है। सॉरी, इन लगता है, इन, घड़ी के साथ हमेशा क्या लगता है, इन। समय बताने के लिए अगर वॉच दिया हुआ है, वॉच लिखा हुआ, वॉच होता है ना, हाथ की घड़ी को वॉच कहते हैं, तो हमेशा इसके साथ इन लगता है, ठीक है ना। मेरे बात को समझिएगा, तो इट इज 10 मिनट्स, नहीं इन नहीं लगेगा, सॉरी गलत बोल दिए, बाई ही लगेगा। समय बताने के लिए बाई ही लगेगा, हम गलत कंफ्यूज हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, आपसे माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पे हम गलत बता दिए थे, इन लगेगा, यहाँ पे बाई ही लगेगा। यानी हम सही पहले बोले थे कि बाउंडेशन हो या ना हो बाई लगेगा, इनका प्रयोग यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। इन कहाँ लगेगा, आगे समय के साथ इन लगता है, वो दूसरा सर्कमस्टेंसेस से आगे अभी क्वेश्चंस में आ जाएगा। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि वॉच भी है तो बाई लगेगा, यानी समय है तो बाई लगेगा। अब समय का बंधन के साथ बाई लगता है, लेकिन अगर वॉच है, हाथ की घड़ी के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे बाई ही लगेगा, है ना। तो अगर यहाँ वॉच है तो वॉच के साथ बाई लगेगा, इतना बात तय हो गया, ठीक है। अच्छा, इट इज़ 10 मिनट्स टू 12, क्या होगा यहाँ पे, इट इज़ 10 मिनट्स टू 12, इसका मीनिंग समझिएगा, है ना। 12 बजने में 10 मिनट बाकी है मेरे घड़ी में, 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट इज़ 10 मिनट्स, 10 मिनट, क्या जिसमें 12 बजने में, तो 12 बजने के लिए 2:12, 11 बजने में 2:11, 10 बजने में 2:10, है ना, ऐसे यूज़ करते हैं। इट इज़ 10 मिनट्स टू 12, 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, कहाँ, बाई माई वॉच, मेरे घड़ी के द्वारा, ठीक है। यानी आंसर होगा 2 और बाई, यानी एक तो समय के बंधन के साथ बाई लगता है और वॉच के साथ भी बाई लगता है, ठीक है। यहाँ तक ध्यान रखेंगे, वॉच में समय का बंधन हो या ना हो, वॉच के साथ बाई लगता है, और कितना समय बाकी है उसके साथ 2 लगता है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन मेरे को हो जाता है बीच बीच में, क्या करें, बहुत सारा चीज़ दिमाग में चलते रहता है ना। देवर वॉकिंग, इसको वेयर नहीं पढ़ते बेटा, क्या बोलते, वर, वर, देवर वॉकिंग डैश द सी शोर। अब मेरे बात को समझिएगा, किनारा, किनारा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलोंग, क्या यूज़ करते हैं बेटा, अलोंग। किनारा के लिए क्या प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, अलोंग, यानी वो लोग समुद्र के किनारे ही चलते होंगे। सी शोर का मतलब ही तो समुद्र का किनारा हुआ है कि नहीं, सी शोर यानी समुद्र होगा यहाँ पे, और वो समुद्र के किनारे से चलते होंगे, मज़ा लेते होंगे जीवन का। देवर वॉकिंग अलोंग द सी शोर, क्या होगा यहाँ पे, अलोंग, है ना, अलोंग द सी शोर। द चिल्ड्रन वर वॉकिंग डैश द रोड, चिल्ड्रन लोग कहाँ चल रहे हैं, रोड के किनारे। बच्चों लोगों को कहाँ चलना है, रोड के बीच तो कोई चलेगा नहीं, रोड के बीच तो गाड़ी चलती है, तो बच्चे लोग को कहाँ चलना है, रोड के किनारे। और किनारे के लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा हम लोग, अलोंग, है ना। यहाँ देखिए, द मैन वॉज वॉकिंग डैश द फुटपाथ, आदमी को कहाँ चलना है, फुटपाथ के किनारे नहीं, फुटपाथ के किनारे कहाँ चलिएगा, उसके रेलिंग के ऊपर चलिएगा, क्या,
फुटपाथ तो बना ही है कि उसके ऊपर चलना है। अगर कोई चीज़ बना ही है उसके ऊपर चलने के लिए तो ऑन का प्रयोग करेंगे, अलोंग का नहीं। आप फुटपाथ के भी किनारे चलिएगा तो क्या फुटपाथ में क्या चलेगा फिर? ट्रेन चलेगा क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। फुटपाथ बना ही है फुट का पाथ, यानी पैदल चलने के लिए, पद यात्रा करने के लिए। तो इसके लिए ऑन का प्रयोग करेंगे, और जहाँ जहाँ किनारे चलना है वहाँ वहाँ अलोंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जहाँ चल नहीं है वहाँ ऑन का प्रयोग करेंगे। फुटपाथ में चल नहीं। माई मदर सफर्ड बिकॉज डैश अस्थमा फॉर मेनी ईयर्स। देखिए, सफर, सफर का मतलब होता है एक तरह से झेलने के लिए प्रयोग करते शब्द ना, झेल रहा बेचारा सफर। सफर के साथ लगता है ऑफ। अगर ये सफर के साथ, चाहे सफर का कोई भी फॉर्म हो, सफर के साथ लगता है फ्रॉम। अगर सफर के साथ बिकाउस लगा हुआ है तो फिर लगेगा ऑफ, ठीक है। ये दो बात को हम लोग समझेंगे मेरा बेटा। सफर के साथ हमेशा लगता है फ्रॉम। याद है ना, स्कूल की डायरी में लिखते थे सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफर के साथ फ्रॉम लिखते थे, है ना। फीवर से गुजर रहे हैं, गुजरना, और अच्छे तरह से नहीं, मतलब खराब तरीके से गुजरने के लिए सफर का प्रयोग होता है। और सफर के साथ अगर बिकाउस लग गया तो इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। जैसे यहाँ पे है माई मदर सफर्ड बिकॉज ऑफ अस्थमा फॉर मेनी ईयर्स। मेरी माँ अस्थमा के कारण बहुत दिन खराब गुजारी है बेचारी, है ना। तो यहाँ पे ऑफ होगा। ही इज सफरिंग, सफरिंग के साथ ऑफ, सफरिंग के साथ बिकॉज नहीं है तो क्या लगेगा मेरा बेटा? फ्रॉम। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 3 days। वो पिछले 3 दिनों से सफ़र कर रहा फीवर से, फ्रॉम द लास्ट 3 days। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये यहाँ पे अंतर है, सफ़र के साथ लगता है फ्रॉम और सफ़र के साथ बिकॉज आ गया तो लगता है ऑफ। आई कंप्लीटली अग्री। अब आगे देखते हैं मेरे बेटा, एग्री। एग्री का मतलब क्या होता है बेटा? सहमत। क्या होता है बताइए? सहमत, है ना। देखिए मेरे बात को समझिएगा, आई कंप्लीटली अग्री, ठीक है। अगर आप सहमत हैं किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से, तो आप यहाँ पे विथ का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? विथ। और अगर आप किसी मैटर से, यानी किसी टॉपिक से आप सहमत हैं, तो आप यहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी अग्री यानी सहमत के साथ दो प्रीपोजिशन आता है, व्यक्ति के साथ विथ और किसी मुद्दा के साथ टू का प्रीपोजिशन होता है। आई कंप्लीटली एग्री, आप किससे एग्री हैं? आप व्यक्ति से एग्री हैं तो विथ का प्रयोग करिएगा। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। शी अग्रीड डैश द प्रपोजल विदाउट एनी हेजिटेशन। उसने प्रस्ताव को सच सहमति जताई बिना किसी संकोच के। इसने सहमति जताई किसी व्यक्ति के साथ नहीं, प्रस्ताव के साथ, प्रपोजल के साथ, तो टू का प्रयोग करेंगे। शी अग्रीड टू द प्रपोजल। बात समझ में आ रही है क्या? अगर आप सहमत है व्यक्ति से तो विथ का प्रयोग होगा, और अगर आप सहमत है किसी व्यक्ति को छोड़ करके किसी भी मैटर से तो टू का प्रयोग होगा। ये सारी बातों को आपको ध्यान देखना है, नोट्स बनाते चलना है। नोट्स मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट, है ना, ताकि एग्जाम से पहले रिवीजन का पूरा समय मिले आपको। वी ऑल अग्रीड, हम लोग सब अग्री हैं। किससे? टीचर्स ओपिनियन। तो यहाँ पे टीचर से हम लोग अग्री नहीं है जो टीचर को देख करके विथ लगा दे मेरा बेटा। हम लोग टीचर के ओपिनियन, यानी टीचर ने जो हमको मशवरा दिया, टीचर ने जो हमको उपाय बताया, हम उससे अग्री हैं। हाँ मैम आपने सही बोला मैम, आपसे हम अग्री नहीं है, आपके ओपिनियन से जब अग्री है तो यहाँ पे ओपिनियन के साथ अग्री है, यानी कोई टॉपिक पे अग्री है तो टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वी ऑल अग्री टू द टीचर्स ओपिनियन, है ना। ही केम डैश अ कार, वो आया कार से, तो क्या लगेगा? ही केम डैश अ कार। बताइए, ही केम डैश बस। अब मेरे बात को समझिएगा बेटा, है ना। कम, गो, ट्रैवल, जर्नी, ये शब्द जब भी दिख गए आपको, क्या दिख गए? आना, जाना, यात्रा करना, है ना। कम, गो, ट्रैवल, जर्नी, ये शब्द जब भी दिख गए आपको
अगर इनके साथ बाई आया, क्या आया इनके साथ, बाई, ठीक है, इनके साथ बाई आया तो यहाँ पे आएगा डायरेक्ट वाहन, यानी डायरेक्ट मान लीजिए कोई भी वाहन का ले लेते हैं नाम कार, ठीक है, और आर्टिकल के साथ जगह भी नहीं रखते हम, बस समझ में आ रहा है ना। अगर इनके साथ वाहन आया, आ कार, आ बस, आ ट्रेन, तो यहाँ पे बाई का प्रयोग होगा, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे इन लगा हुआ है, अगर यहाँ पे इन लगा हुआ है तो यहाँ पे वाहन तो होगा लेकिन कोई आर्टिकल नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे बात को समझिएगा, ठीक है, आपको समझ में आया यहाँ तक। अब मेरे बात को समझिएगा, ये जो बात हम लिखे हैं ये सही है या गलत है आपको बताना है। ये जो बात हमने लिखा ये सही है या गलत है आपको बताना है। आप हमेशा, आपके सामने दो सेंटेंस है, इन अ कार, बाय अ बस। आप जरा फोकस कीजिए, रटना नहीं है, समझना है। आप हम जरा फोकस कीजिए, आप दोनों में से दोनों बोलते हैं या दोनों में से कोई एक बोलते हैं। आप कभी भी बाई के साथ आ नहीं लगाते, आप कभी भी बाई के साथ आ नहीं लगाते। आ, यानी आपको जब भी बोलना होता है आप बोलते हैं बाई बस, बाई ट्रेन, बाई फुट, बात समझ में आ रहा है क्या। जबकि असल में होता है ऑन फुट, लेकिन हम लोग गलत ही बोलते हैं, लेकिन बाई के साथ ए नहीं लगाते है ना। बाई एन एरोप्लेन नहीं बोलते, बाई एरोप्लेन बोलते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। बाई के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करते ही नहीं है। बस यही चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली आपको समझना है, ठीक है। यानी सर यहाँ पे जो हम यहाँ पे ए लगाए ना ये गलत है, और यहाँ पे जो आर्टिकल लगेगा ना वो लगेगा। बात समझ में आ रहा है क्या। आपको एक बार और समझा देते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, आना जाना यानी कम, गो, ट्रैवल, जर्नी, ये सब शब्द आपको दिखे। और यहाँ पे अगर बाई आ गया, पहले यहाँ पे देखिए बाई या इन आ गया, इनके साथ दो चीज़ आता है, या तो बाई आता है या तो इन आता है। अगर बाई आ गया तो वाहन डायरेक्ट आएगा, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट आएगा, ठीक है। और अगर इन आ गया तो पहले आर्टिकल आएगा, आर्टिकल ए एंड द, और उसके बाद उसकी गाड़ी आएगी, उसके बाद उसकी गाड़ी आएगी। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, है ना। यानी कम, गो, ट्रैवल, जर्नी जब भी दिखे तो बाई लगा हुआ है तो आर्टिकल नहीं आएगा, और अगर इन लगा हुआ है तो जो भी गाड़ी होगा वो आर्टिकल के साथ आएगा, ए एंड द के साथ आएगा। ये कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो यहाँ पे टू होगा, ही कम, वो आया। यहाँ पे देखिए ए लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो इन, अगर आर्टिकल नहीं लगा हुआ तो बाई। आने जाने, ट्रैवल और यात्रा के लिए या तो इन आएगा या तो बाई आएगा, उन दो और चार ऑप्शन में ही दोनों में फोकस करेंगे, या तो इन में या तो बाई में। तो यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है तो इन आकार हो जाएगा। ही कम बाई बस, वो बस से आया। तो अगर यहाँ पे बाई लगा हुआ है तो आर्टिकल का प्रयोग मेरे को नहीं करना है, अगर आर्टिकल यहाँ पे प्रयोग मेरे को नहीं करना। बोली बात समझ में आ रहा है क्या। अगर वो बस से आया तो बाई बस, विदाउट एनी आर्टिकल, है ना, विदाउट एनी आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे ही कम बाई बस, या थोड़ा सा यहाँ पे हमको लगता है कि गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था खाली, है ना। अच्छा, आर्टिकल नहीं है, कोई बात नहीं, आर्टिकल नहीं तो आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। ही कम बाई बस, बात समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शी इज फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब होता है पसंद। पसंद आप खुद करते हैं, किसी और से नहीं करवा सकते, तो ऑफ लगेगा, ठीक है। ही इज फॉन्ड ऑफ, देखिए, शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स इन हर फ्री टाइम। दो चीज होता है, फॉन्ड पसंद, इसके साथ ऑफ लगता है, ठीक है। फॉन्डनेस पसंदीदा, इसके साथ फॉल लगता है। ये दो प्रिपोजिशन है, ये आपको ध्यान पे रखना पड़ता है ना। तो अगर आपको फॉन्ड दिखेगा तो ऑफ, और फॉन्डनेस दिखेगा तो फॉर। हिज फॉन्डनेस फॉर क्लासिकल म्यूजिक इज वेल नोन। बस समझ में आ रहा है क्या बेटा। अगर फॉन्ड अगर आपको दिखेगा तो ऑफ लगाइएगा, कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और फॉन्डनेस दिख जाएगा पसंदीदा, तो इसके साथ फॉल लगाइएगा, ठीक है। ये दो चीज़ है ना, फॉन्डनेस के साथ फॉल दिखाइएगा।
और यही सारा चीज़ आपको एग्जाम में मिलने वाला है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे किसी भी एग्जाम में प्रीपोजिशन आता है उसमें। आई नो माई मिस्टेक्स, आई नो माई मिस्टेक्स, आई नो हर, आगरा इज नोन, शी इज नोन। आइए मेरे बात को समझते हैं। मैं जानता हूँ अपनी गलती, आई नो माई मिस्टेक, आई नो विथ माई मिस्टेक, आई नो ऑफ माई मिस्टेक, आई नो फॉर माई मिस्टेक, आई नो अबाउट माई मिस्टेक, आई नो अबाउट माई मिस्टेक। क्या होगा बताइए? आई, एक सेकंड, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। आई नो अबाउट माई मिस्टेक, है ना। आइए बात को समझते हैं, ठीक है। बात को समझना भी जरूरी है। नो का मतलब होता है जानना। नो का मतलब क्या होता है? जानना। नो का मतलब होता है सर जानना, ठीक है। अगर हम किसी के बारे जानते हैं तो उसके साथ अबाउट लगता है। हम अपनी गलती के बारे जानते हैं, आई नो अबाउट माई मिस्टेक। अगर हम किसी के बारे जानते हैं तो उसके साथ अबाउट लगता है। और यहाँ हम अपनी गलती के बारे जान रहे हैं तो हम बोलेंगे आई नो अबाउट माई मिस्टेक्स, है ना। आई नो अबाउट माई मिस्टेक। अब यहाँ जैसे देखिए, आई नो डैश हर, है ना, आई नो हर। अच्छा, एक नो का मतलब होता है जानना, और इस नो का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जानना, किसी व्यक्ति को जानना, किसी व्यक्ति को जानना। अगर नो का मतलब किसी व्यक्ति को जानने का मतलब होता है तो इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। आई नो हर, डायरेक्ट नन ऑफ दिस, है ना। आई नो हर। एक होता है जानने, अगर आप किसी चीज़ को जानते हैं तो अबाउट लगता है। जैसे आप अपनी गलती को जानते हैं तो आई नो अबाउट मिस्टेक या माई मिस्टेक। एक होता है नो का मतलब किसी व्यक्ति को जानना, आप उसको जानते हैं। किसी व्यक्ति, कोई लड़की, आप उसको जानते हैं, हाँ आई नो हर, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगेगा किसी व्यक्ति को जानने के लिए। ठीक हो गया बात, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है आगरा इज नोन। नोन, अब जब नोन का मीनिंग निकलता है ना तो दो मीनिंग निकलता है। एक निकलता है फेमस के लिए, एक निकलता है फेमस के लिए, और एक निकलता है जान पहचान के लिए। किसके लिए? जान पहचान के लिए, है ना। अगर इस नोन का मीनिंग फेमस निकला तो हम लोग प्रीपोजिशन फॉर लगाते हैं, और अगर इस नोन का मीनिंग जान पहचान निकला तो हम लोग प्रीपोजिशन टू लगाते हैं, ठीक है। बात को समझना है, बात को धीरे धीरे समझना है। अगर नोन का मतलब तो होता है बेटा फेमस और जान पहचान। अगर इसका मीनिंग, नोन का मीनिंग अगर फेमस निकलता है तो हम लोग फॉर लगा देते हैं, और नोन का मीनिंग अगर जान पहचान निकलता है तो हम लोग टू लगाते हैं। नो को सीख लिए, नोन को सीख रहे हैं। आगरा इज नोन डैश ताजमहल, आगरा फेमस है ताजमहल के लिए। यहाँ नोन का मतलब फेमस होगा, और फेमस के लिए फॉर लगाएंगे। आगरा इज नोन फॉर द ताजमहल। शी इज नोन डैश मी, यहाँ पे जान पहचान है, वो मेरी जान पहचान की। शी इज नोन टू मी, शी इज नोन टू मी। जब बात जान पहचान का हो जाता है तो क्या लगाते हैं? तो टू लगाते हैं। और जब यहाँ पे फेमस चीज़ के लिए नोन लगता है तो क्या लगाते हैं? फॉर। यानी नो का आपको मीनिंग देखना है। अगर नो का मतलब कोई जानकारी है तो अबाउट लगेगा, कोई व्यक्ति के लिए है तो नो प्रीपोजिशन, और नोन का मतलब फेमस चीज़ के लिए, प्रसिद्धि के लिए है तो फॉर लगेगा, और किसी व्यक्ति से जान पहचान के लिए तो टू लगेगा। ऐसे देखिए, क्लियर है बात यहाँ तक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। स्टील इज मेड, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को तो आपको सीखना ही है। स्टील इज मेड, टेबल इज मेड, है ना। मेरे बात को समझिएगा। मेड का मतलब होता है बनना, है ना। मेड का मतलब होता है बनना। अगर मेड का मतलब बनना है तो इसके साथ फ्रॉम भी लगता है और ऑफ भी लगता है। फ्रॉम कब लगता है? जब एलिमेंट बदल जाए, जब एलिमेंट चेंज हो जाए, है ना। और ऑफ कब लगता है? जब एलिमेंट चेंज नहीं हो, जब एलिमेंट चेंज नहीं हो, ठीक है, जब एलिमेंट चेंज नहीं हो। अब यहाँ पे मतलब क्या निकलता है बेटा इसका, मेरे बात को समझिएगा। एक होता है कि एलिमेंट एकदम बदल गया तो फ्रॉम लगा देंगे, अब उसको वापस उस तरह से नहीं बनाया जा सकता। और एक होता है कि एलिमेंट बदला ही नहीं, केवल रूप बदला,
तो उसके साथ ऑफ लगाएंगे। जैसे मेरे एग्जांपल को समझिएगा, जैसे हमने दूध से बनाया चॉकलेट, दूध से क्या बनाया चॉकलेट, तो उस चॉकलेट में दूध कहीं नहीं दिखेगा, आपको बताना पड़ेगा कि दूध से बना वो चॉकलेट है। अब उसको आप चॉकलेट को तोड़ भी दीजिएगा, गरम भी कर दीजिएगा, पिघला भी दीजिएगा, फ्रिज में जमा भी दीजिएगा, तो भी आपको दूध नहीं मिलने वाला। वो चॉकलेट को कोई भी आदमी दूध में बदल नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है ना। केक बना किससे, अंडा से। केक बना किससे, अंडा से। तो यहाँ पे जो केक बना अंडा से, अब वो केक को आप तोड़ दीजिए, चूर चूर कर दीजिए, पीस पीस कर दीजिए, तो उस केक में आपको अंडा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें पिघल गया। एलिमेंट पूरी तरीके से चेंज हो गया जब केक में गया अंडा, और अंडा पूरी तरीके से चेंज हो गया। या फिर दूसरे हम लोग अभी एग्जांपल दिया था कि दूध से बना चॉकलेट और दूध पूरी तरीके से चेंज हो गया, तो यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। लेकिन प्लास्टिक से बना ये पेन, इस पेन को तोड़ देंगे और इसको छोटा हिस्सा को दिखाएंगे, बोलेंगे क्या है, तो आप तुरंत बोलिएगा प्लास्टिक है। लकड़ी से बना दरवाज़ा, उसको तोड़ के ऐसे छोटा सा हिस्सा दिखाएंगे, बताओ क्या है, तो आप बोलिएगा लकड़ी है। यानी एलिमेंट नहीं बदला, ये अभी भी लकड़ी है। लकड़ी से बना दरवाजा यानी वुडन डोर जो है, अभी भी उसको वुडन ही है, अभी भी उसका वुड दिख रहा है, तो यहाँ पे एलिमेंट नहीं बदला। प्लास्टिक से बनी हुई कुर्सी का आप पार्ट पार्ट करके एक टुकड़ा निकाल के किसी को दिखाइए कि बताओ ये क्या, छू के बता देगा कि प्लास्टिक है, इवन देख के बता देगा कि प्लास्टिक है, तो एलिमेंट नहीं बदला। सोना से बना हुआ हार, सोना से बना हुआ हार का इतना सा टुकड़ा निकालिए, सोनार को दिखाइए, बोले क्या है, तो बोलेगा सोना है, एलिमेंट नहीं बदला। जब एलिमेंट नहीं बदलेगा तो ऑफ लगेगा, एलिमेंट बदल जाएगा तो फ्रॉम लगेगा। अब आइए क्वेश्चंस पे। स्टील इज मेड डैश आयरन, स्टील किससे बना हुआ है, फ्रॉम आयरन। मेड के साथ फ्रॉम क्यों लगा, क्योंकि एलिमेंट बदल गया, एलिमेंट बदल गया, स्टील अब आयरन हो गया। और स्टील जो है, स्टील आयरन से बना हुआ है, और स्टील में आयरन कहीं भी नहीं दिखेगा, आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, स्टील ही दिखेगा, है ना। जैसे यहाँ देखिए, द टेबल इज मेड, जो टेबल है वो लकड़ी का बना हुआ है, तो अभी भी लकड़ी दिखेगा, यानी जो टेबल होगा लकड़ी का वो अभी भी लकड़ी दिखेगा, उसको अभी भी आप लकड़ी देख सकते हैं, उसका दिखता है ना। लकड़ी का टेबल में लकड़ी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ऑफ लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखिए, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, जो दही है वो दूध से बना हुआ है। अब जो वो दही जो है दूध से बना हुआ, अब वो वापस उसमें क्या बोलते हैं कि उसका एलिमेंट खत्म हो गया, जो दूध का एलिमेंट होता है वो खत्म हो गया, वो पूरा दही बन गया, है ना। द वॉल इज मेड, जो दीवार है वो ईंट का बना हुआ, तो ऑफ ब्रिक। क्यों, क्यों ब्रिक के साथ ऑफ लगा बेटा, क्योंकि जो ईंट है वो अभी भी ईंट का बना हुआ दीवार है, तो अभी भी उसका ईंट दिख रहा है। यानी बहुत बार आप कारीगर को बोलिएगा नहीं धीरे धीरे निकालो जी, ईंटा तोड़ना ही नहीं, ईंटा खोल के निकाल दो, यानी ईंटा का एलिमेंट नहीं बदला, ईंटा अभी भी ईंटा है, ईंट अभी भी ईंट है, ब्रिक अभी भी ब्रिक है। ब्रिक पहले भी ब्रिक था, दीवार बन गया तो भी इसके अंदर ब्रिक है। अभी हम छेनी हथौड़ी से मारेंगे, खोल के आपको दिखा देंगे ब्रिक। एलिमेंट नहीं बदलेगा तो ऑफ, एलिमेंट बदल जाएगा तो फ्रॉम। ठीक है, यहाँ तक भी आपको समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर यहीं पे दिखा देते हैं ना, दो चीजों के बीच में एंड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एंड। तो एंड जब भी रहता है ना, तो याद रखिएगा बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता है। किसके साथ बनता है बेटा, बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता हुआ। जब भी दो चीज़ों के बीच में एंड रहेगा तो बिटवीन के साथ पेयर बनेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टाइम, समय और समय का अंतर है बिटवीन टाइम एंड टाइम। लेकिन जब भी टू लगेगा, यानी दो चीज़ों के बीच में जब टू आता है, तो याद रखिएगा टू का पेयर आपका हमेशा फ्रॉम के साथ बनता है। फ्रॉम मोहन टू सोहन, है ना। यानी जब भी बीच में आपको टू दिख जाए तो टू का पेयर हमेशा फ्रॉम के साथ बनेगा, और जब भी आपको एंड दिख जाए तो एंड का जोड़ा हमेशा बिटवीन के साथ बनेगा। ये एंड जब भी दिखेगा तो बिटवीन के साथ पेयर बनेगा, और ये टू जब भी दिखेगा तो फ्रॉम के साथ पेयर बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। द मीटिंग विल बी हेल्ड डैश 4 PM एंड 7 PM। ये जो एंड है दो चीज़ों के बीच में, ये बता रहा है कि बिटवीन का यूज होगा। शी वर्क डैश मॉर्निंग टू इवनिंग, ये जो दो चीज़ों के बीच में टू आ गया, सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है, तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। बात समझ में आ रहा है क्या। दो चीज़ों के बीच में एंड, बिटवीन के साथ पेयर बनेगा, दो चीज़ों के बीच में टू, फ्रॉम के साथ पेयर बनेगा।
आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, किसी को बधाई देने के लिए प्रीपोजिशन ऑन लगता है। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन का प्रीपोजिशन लगता है। क्या लगता है? ऑन। याद रखिएगा ना, आई कॉन्ग्रेचुलेट्स यू, है ना, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, आपके कामयाबी पर आपको बधाई, कामयाबी पर। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है ऑन, ठीक है। यहाँ देखिए, द रिवर फ्लोस, नदी बहती है, ब्रिज के, ये नदी बह रही है, ये इसके ऊपर ब्रिज है, ये ऊपर में ब्रिज है, ये और नीचे नदी बह रही है। तो अक्रॉस द ब्रिज, अक्रॉस एक ओर से दूसरी ओर, अलोंग, अलोंग का मतलब हो गया कि ये नदी है, और अलोंग का मतलब होता है किनारे, किनारे में यहाँ पे ब्रिज। तो सर नदी के किनारे में ब्रिज क्यों होगा? नदी के किनारे में ब्रिज तो हो नहीं सकता। थ्रू का मतलब होता है नदी के अंदर से, थ्रू का मतलब होता है उसके अंदर से, थ्रू का मतलब होता है उसके अंदर से, है ना। तो जैसे ये नदी है, ये नदी है और यहाँ से ब्रिज है, तो ऐसा तो बनता ही नहीं कि नदी के अंदर से घुसेड़ के ब्रिज बना देगा और पूरा कारवार को डुबा देगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। थ्रू का मतलब होता है उसके अंदर से गुजरना, थ्रू भी नहीं होगा। ओवर द ब्रिज, है ना, द रिवर फ्लोस। अब जो नदी है वो ओवर होगा, यानी ये ब्रिज है, अब ब्रिज के ऊपर नदी होगी, ऐसा भी नहीं हो सकता ब्रिज के ऊपर नदी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? अक्रॉस, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, अक्रॉस, है ना। जो नदी है वो ब्रिज के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक बहती है, यानी नदी के एक कोना से दूसरे कोना तक ब्रिज है। ठीक हो गया बात। यहाँ देखिए, आई हैड टू पास द फॉरेस्ट टू रीच हिज हाउस, मुझे फॉरेस्ट से गुजरना है, और गुजरने के लिए हम लोग यूज करते हैं थ्रू। क्या यूज करते हैं बेटा? थ्रू, गुजरने के लिए, ठीक है। मुझे गुजरना होगा जंगल से उसके घर पहुंचने के लिए। आई हैड टू पास थ्रू द फर्स्ट। अब अक्रॉस तो नहीं होगा, आप एक कोना से दूसरा कोना तक, अक्रॉस का मतलब फ्रॉम वन कॉर्नर टू एंड कॉर्नर। आपको जंगल के एक कोना से दूसरे कोना तक उसके घर जरूरी नहीं है, आपको बस गुजरना होगा। हो सकता है कि बीच से ही कोई रास्ता निकल जाता होगा हाईवे की तरफ, है ना। अलोंग, किनारे किनारे, जंगल के किनारे किनारे जाना होगा, ऐसा भी नहीं होता। बाई, बाई तो हो ही नहीं सकता, जंगल के द्वारा जाना होगा, जंगल आपको थोड़ी लेके जाएगा सवारी करके जो द्वारा लगाइएगा। थ्रू का मतलब होता है गुजरना होगा। द ट्रेन पास्ट डैश टनल, ट्रेन गुफा से, ट्रेन सुरंग से गुजर गई। ट्रेन अगर गुजर गई तो थ्रू लगेगा, ठीक है। ट्रेन अगर गुजर गई, गुजरने के लिए क्या लगता है? थ्रू लगता है। ये भी आपको देखना है प्रीपोजिशन पे, है ना। सारी चीजों को देखते हुए चलना है। देखिए, कम का भी दो मीनिंग होता है, एक होता है आना और एक होता है बिलोंग, यानी इसका संबंध कहाँ से, इसका संबंध, इसका नाता कहाँ से है ना, इसका नाता कहाँ से, ठीक है, ये होता है ना। अगर इसका मीनिंग कम का आना निकलता है तो हम लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाते हैं, और अगर इसका मीनिंग कहाँ से संबंध है, कहाँ से नाता है, तो हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। दो बात ध्यान दीजिएगा, कम का मतलब होता है आना, अगर इसका मीनिंग निकलता है आना, वो आया है तो कम फ्रॉम पटना, पटना से आया है। और अगर उसका मीनिंग निकलता है नाता, ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, वो एक अमीर घर से आता है। इस यहाँ आता है मतलब अमीर घर के अंदर से नहीं आ रहा है, वो अमीर घर से आता है, इसका मतलब अमीर घर से इसका नाता है, अमीर घर से इसका संबंध है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। आइए सेंटेंस में, सेंटेंस की ओर चलते हैं। शी कम्स डैश न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क से आती है, यहाँ न्यूयॉर्क से आ रही है। न्यूयॉर्क कोई प्लेस है, यहाँ से नाता नहीं है, ये कोई जगह से आने के लिए, तो फ्रॉम, शी कम्स फ्रॉम न्यूयॉर्क। आई कम डैश ए स्मॉल टाउन, मैं एक छोटे गांव से आता हूँ, छोटे गांव से आता हूँ, तो आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, है ना। जगह हुआ रहेगा तो फ्रॉम ही लगेगा, जगह से आता है। हम एक छोटे गांव से आ रहा है, आई एम कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। ही कम्स डैश अ वेल्दी फैमिली, वो एक अमीर परिवार से आता है। अब अमीर परिवार कोई जगह नहीं है जहाँ से वो आ रहा है, यहाँ से वो नाता दिखा रहा है, यहाँ से वो संबंध दिखा रहा है, और संबंध के लिए ऑफ लगेगा। ही कम्स ऑफ अ वेल्दी फैमिली, है ना। शी कम्स डैश अ प्रेस्टिजियस बैकग्राउंड, वो एक इज्जतदार बैकग्राउंड से आती है, प्रेस्टिजियस बैकग्राउंड से आती है,
ये कोई जगह नहीं है, ये इसका संबंध दिखा रहा है कि उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड बहुत प्रेस्टिजियस है, तो प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। शी कम्स ऑफ अ प्रेस्टिजियस बैकग्राउंड। ठीक हो गया बात यहाँ पे, है ना। आगे देखते हैं। तो कम पे ध्यान देना है आपको, दो प्रीपोजिशन है, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। आई वॉन्ट टू रीड बुक्स, देखिए पढ़ाई, पढ़ाई के लिए यानी क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, स्टडी, रिसर्च, रीड, ठीक है, जो भी पढ़ाई के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। पढ़ाई वाले हर शब्द के साथ एक्सक्यूज मी प्रीपोजिशन ऑन लगता है, पढ़ाई वाले हर शब्द के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगता है। पढ़ाई का जो भी टर्म आ जाए आपको प्रीपोजिशन ऑन लगाना है, ठीक है, पढ़ाई वाले शब्द के साथ। जैसे शी वांट टू रीड बुक्स, वो किताबें पढ़ना चाहती है, किस पे, हिस्ट्री पे, तो ऑन हिस्ट्री। क्या लगेगा बेटा, ऑन हिस्ट्री, है ना। ही इज डूइंग अ पीएचडी, वो पीएचडी कर रहा है, पीएचडी पढ़ाई है, तो पढ़ाई के लिए क्या लगेगा, ऑन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। शी इज कंडक्टिंग रिसर्च, वो अध्ययन कर रही है, अध्ययन भी पढ़ाई है, किस पे, ऑन क्लाइमेट चेंज। जितना भी चीज़ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होता है उसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। लेकिन स्टडी पे फोकस कीजिएगा, स्टडी को हम अलग से बता दे रहे हैं क्योंकि इस पे और भी क्वेश्चंस बनते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम यहाँ आपके लिए लिख दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े और एक एक चीज़ आपके सामने मौजूद हो। देखिएगा, स्टडी के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, कब, जब स्टडी को सामान्य वर्ब के तरह यूज़ किया जाए, है ना। जैसे मैं बात को समझिएगा कि एक सामान्य वर्ब, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, आई स्टडी इंग्लिश, एक वर्ब बन गया ना, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। क्या एक सेकंड, ठीक है, यहाँ देखिए, शी स्टडीज फिजिक्स, दे आर स्टडिंग लॉ। अगर यहाँ पे मेरे बात को समझना बेटा, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब के रूप में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है ना, वर्ब ही तो है। अगर वर्ब बन के स्टडी आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद बीच में वर्ब होता है, चाहे मेन वर्ब हो अकेले या हेल्पिंग वर्ब के साथ हो। अगर वर्ब बन के आ गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया, या सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ आ गया मेन वर्ब, तो उसको बोलते हैं वर्ब। और वर्ब अगर स्टडी बन के आया तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, जैसे यहाँ नहीं लगा, आई स्टडी इंग्लिश, शी स्टडीज आप फिजिक्स, या कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा, दे आर स्टडिंग लॉ, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा। दूसरा बात, स्टडी के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगेगा, कब, जब उद्देश्य, परीक्षा या क्वालिफिकेशन का जिक्र हो, है ना। जब यहाँ पे बोलने का उद्देश्य है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या है, तब यहाँ पे स्टडी के साथ फॉर लगेगा। जैसे पर्पस या गोल पता चल जाए कि आप पढ़ रहे क्यों, आपका पढ़ाई का मकसद क्या है, इसका जब पर्पस या गोल पता चल जाए तो स्टडी फॉर लगेगा। जैसे शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग किया गया बेटा, फॉर का। क्यों फॉर का लगा, स्टडी के साथ फॉर आ गया ना, स्टडी के साथ फॉर क्यों आ गया प्रीपोजिशन, क्योंकि पता चल गया कारण, क्यों पढ़ रही है, एग्जाम है। ही इज स्टडी, क्यों पढ़ रहा भाई, पीएचडी करने के लिए, फॉर अ पीएचडी। आई एम स्टडिंग, हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, मेरे फ्यूचर का करियर बनाने के लिए, तो फॉर माई फ्यूचर करियर। ठीक हो गया, यानी स्टडी के साथ फॉर कब लगेगा, जब हम यहाँ पर स्टडी का रीजन बता देंगे तो फॉर लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं और स्टडी पे कैसे है क्वेश्चंस, वो देखो। स्टडी एट, आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं जब आप ये बताइएगा, आपका रीजन बताइएगा तो फॉर, वर्ब के तरह यूज कीजिएगा तो नो प्रीपोजिशन। आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो बता दीजिएगा, लोकेशन, तो एट लगेगा, स्टडी एट, है ना। यानी प्लेस ऑफ स्टडी बताइएगा तो क्या लगेगा बेटा, एट लगेगा। जैसे ही इज स्टडीड एट, कहाँ पढ़ाई कर रहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। शी इज स्टडिंग एट, कहाँ पढ़ रही है, घर में। दे आर स्टडिंग एट, कहाँ पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्लास में, यानी आपके बारे में बात हो रही है। ठीक है, स्टडी के साथ इन भी लगता है ना। कब लगता है, जब आपका लोकेशन, आप जब लोकेशन को बड़ा करके बताते हैं
कह रहे मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता है, तो अमेरिका का एग्जैक्ट लोकेशन तो आपने ही बता दिया ना कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कैट लगा दे। आपने बोला अमेरिका में पढ़ता, तो इन अमेरिका होगा, क्योंकि आपने लोकेशन को ब्रॉड एरिया में रखा है ना। शी इज स्टडिंग इन इंडिया, इंडिया में कहाँ पढ़ती है आपने बताया। शी इज स्टडिंग इन द साइंस डिपार्टमेंट, अब यहाँ पे साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ती है। भाई फिजिक्स पढ़ रही है, जूलॉजी पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है आपने बताया, अरे साइंस के विभाग में पढ़ रही है, आपने बस इतना ही बताया। फील्ड को बड़ा कर दिया तो इन लग गया। आई एम स्टडिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम, हम पढ़ते हैं अंग्रेजी माध्यम में, क्या पढ़ते हैं हमने बताया नहीं, बस फील्ड को बड़ा कर दिया, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं। जब फील्ड को बड़ा कर दिया जाए तो इन लग जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना स्टडी का। बाकी आपके प्रैक्टिस और रिवीजन के ऊपर जरूर है ना। भाषा को रिवाइज कर दिएगा जितना उतना अच्छे से समाएगा। आइए, स्टडी के साथ प्रीपोजिशन ऑन का भी प्रयोग होता है। कब? जब नाउन के रूप में स्टडी हो और किसी विषय पर गहन या रिसर्च सोच किया जाए। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ना बेटा। ही कंडक्टेड अ स्टडी ऑन क्लाइमेट चेंजेस, पढ़ाई हो रहा है। स्टडी ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड की साइकोलॉजी के ऊपर पढ़ाई हो रहा है। जब इसका मीनिंग पढ़ाई निकले तो प्रीपोजिशन ऑन लगेगा, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टडी का मीनिंग जब पढ़ाई निकलता है तो ऑन लगेगा। बाकी सब जगह क्या लगेगा आपने देखा अभी, लोकेशन के आधार पर, मकसद के आधार पर, है ना, वर्ब के आधार पर, वो सारी बातें। पे, पे, अगर आप किसी को पे कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आप कैसे किसी को पे कर सकते हैं, आप उसको रुपये दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, मनी दे दीजिए, या कोई भी मुद्रा दे दीजिए। डॉलर देना चाहते हैं डॉलर दे दीजिए, कोई भी करेंसी दे दीजिए, तो ये डायरेक्टली पेमेंट है। और इनके साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है। लेकिन जब आप किसी को इनडायरेक्ट पे करते हैं, जैसे आपने उसको चेक दे दिया या आपने उसको कार्ड का पेमेंट कर दिया, तो इनके साथ प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होता है। डायरेक्ट हाथ में पैसा आ गया, इन। डायरेक्ट हाथ में पैसा नहीं आया, चेक धरा दिए, ऑनलाइन मार दिए पैसा, तो बाई। ठीक है, यही चीज़ है पेमेंट करने के लिए। अब आइए सेंटेंस में। ही डिसाइडेड टू पे डैश चेक, तो यहाँ पे उसने डिसाइड किया कि चेक देना है, तो बाई चेक। क्या लगेगा बेटा? बाई चेक। क्यों? क्योंकि उसने डिसाइड किया पैसा को इनडायरेक्ट देने के लिए। पैसा नहीं आया, हाथ में चेक आया, अब आपको बैंक जाना होगा, बैंक से पैसा लेना होगा, यानी घुमा करके इनडायरेक्टली पैसा आया, तो बाई चेक। ठीक है, वीडियो समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को बताना है। शी पेड द फुल अमाउंट, उसने पूरा अमाउंट दे दिया कैश में, डायरेक्ट पैसा दे दिया, बैंक जाने की जरूरत नहीं, इन कैश, है ना। शी वांट्स टू पे डैश कार्ड, कार्ड से पेमेंट करना चाहती है, डायरेक्ट पेमेंट नहीं है भाई, कार्ड से पेमेंट है, बाई कार्ड। ठीक है, बाई कार्ड, है ना बेटा। हार्ड मनी है तो इन लगेगा, सॉफ्ट मनी है तो बाई लगेगा। द कस्टमर पेड डैश फॉरेन करेंसी, कस्टमर पेड क्या? फॉरेन करेंसी। कस्टमर आपको दे दिया फॉरेन करेंसी, लेकिन करेंसी तो है, हाथ में नोट तो आया, चाहे फॉरेन करेंसी में क्यों नहीं थे। अगर हाथ में डायरेक्ट नोट आया, भारत का नोट आ जाए, चाहे डॉलर आ जाए अमेरिका का, यूरो आ जाए, येन आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर हाथ में पैसा आ गया तो इन। हाथ में पैसा नहीं आया, ऑनलाइन माध्यम से आया तो बाई, या चेक के माध्यम से आया तो बाई, और डायरेक्ट पैसा आया, सिक्का आया, कोई भी करेंसी आया तो इन। ठीक हो गया बात यहाँ तक? यानी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे चेक दे दिया, सॉरी करेंसी दे दिया, कोई भी करेंसी देगा, इन। द स्नेक वॉज किल्ड। देखिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर वो इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में है तो विथ का प्रयोग करेंगे। अगर वो इंस्ट्रूमेंट हाथ से दूर जा रहा तो बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट हाथ में, जैसे आई एम राइटिंग विद दिस पेन, विथ का प्रयोग किए, क्योंकि ये पेन मेरे हाथ में है, लेकिन हम इसको फेंक देते तो बाई अ पेन हो जाता, क्योंकि हम इसको फेंक दिया, हाथ से दूर जाएगा तो बाई है, और हाथ में तो विथ है। ये कॉन्सेप्ट है इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो स्नेक को मार दिया गया छड़ी से, तो छड़ी से सांप को कैसे मारा जाता है? छड़ी को हाथ में लेकर के मारा जाता है, ऐसे फेंक के थोड़ी ना मारा जाएगा छड़ी से। छड़ी कोई भाला थोड़ी ना है, छड़ी को हाथ में लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? विथ। क्या लगेगा? विथ। द वॉरियर वॉज शॉट डैश एन एरो, एरो का मतलब होता है तीर। अच्छा, तीर को हाथ में लेके मारा जाता है कि हाथ से दूर फेंका जाता है,
जाहिर सी बात है कमान हाथ में रहता है, लेकिन तीर को तो फेंका गया, और जो चीज़ को फेंका जाएगा उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, बाई। ठीक है, जिस चीज़ को फेंका जाएगा उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, बाई, और जो हाथ में रहेगा उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, विथ। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, आर यू स्टिल एंग्री, एंग्री, गुस्सा, तो मीनिंग निकलता है। आप किसी पर्सन से गुस्सा होते हैं, व्यक्ति से, या आप किसी बात से गुस्सा होते हैं, किसी बात से गुस्सा होते हैं, किसी बात से आप गुस्सा है या किसी व्यक्ति से गुस्सा है। आर यू स्टिल एंग्री डैश व्हाट आई सेड, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो जो मैंने तुमसे कहा, है ना, ये है। अगर शी वॉज एंग्री डैश हर फ्रेंड फॉर नॉट कॉलिंग, वो अपनी दोस्त से गुस्सा है। देखिए मेरे बात को, अगर आप किसी आदमी से गुस्सा रहिएगा ना तो आप विद का यूज करते हैं, और आप किसी बात से गुस्सा, किसी टॉपिक से, किसी मुद्दा से गुस्सा रहिएगा ना तो आप एट से गुस्सा करते हैं, है ना। अरे लाइट बार बार चला जा रहा है, लाइट से गुस्सा बहुत आ रहा है तो एट होगा, और हमको सुरेश से गुस्सा बहुत आ रहा है तो विथ होगा। आदमी से गुस्सा है तो विथ लगेगा, और किसी टॉपिक से, किसी बात से गुस्सा है तो एट लगेगा। ठीक हो गया बात यहाँ तक? तो आर यू स्टिल एंग्री, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो जो मैंने तुमसे कहा, यानी किसी बात से गुस्सा है तो एट व्हाट आई सेड, एट व्हाट आई सेड, एट व्हाट आई सेड। शी वॉज एंग्री डैश हर फ्रेंड, वो अपनी दोस्त से गुस्सा है क्योंकि उसको बात नहीं की, उसको बुलाई नहीं, तो क्या लगेगा यहाँ पे, विथ। क्या लगेगा, विथ हर फ्रेंड, है ना। दो, समझ में आ रहा है ना, गुस्सा का भी दो प्रीपोजिशन है बेटा, है ना, वो भी ध्यान हम लोगों को देना है। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है ना। हम इस बात को समझते हैं, हम आपके पोजीशन को समझते हैं कि अरे यार थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने में बोरिंग लगता है, लेक्चर टाइप का लगता है, मैथ्स की तरह, रीजनिंग की तरह मज़ा नहीं आता। लेकिन मज़ा के लिए तो नहीं ना पढ़ रहे, कोई मूवी थोड़ी ना देख रहे हैं KGF का, तो ये लेक्चर है, लेक्चर की तरह पढ़ना होगा, लेकिन ये आपको जीवन भर मज़ा देगा। एक बार पढ़ना है, जीवन भर मज़ा देगा, यानी जीवन आपका सेट तो कर देगा यही पढ़ाई, है ना। तो इंटरटेनमेंट के लेकर के नहीं चलना है, ज्ञान को लेकर के चलना है। शी आस्क्ड, आस्क का दो मीनिंग निकलता है इसका भी, एक होता है मांगना, एक होता है पूछना। ठीक है, मांगने का मीनिंग निकले तो यहाँ पे फॉर का प्रीपोजिशन लगता है, अब पूछने के लिए इसके साथ नो प्रीपोजिशन, यानी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। ठीक हो गया बात, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। शी आस्क, ही आस्क्ड फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए पूछा नहीं होगा, मदद मांगा होगा, मदद मांगा जाता है तो मदद मांगा होगा तो फॉर। आई आस्क्ड हिम क्वेश्चन, क्वेश्चन मांगा नहीं होगा, क्वेश्चन पूछा होगा, क्वेश्चन के लिए कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो होगा आई आस्क्ड हिम क्वेश्चन, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, आई आस्क्ड हिम क्वेश्चन। और अगर मांगा, कुछ भी मांगा तो आस्क के साथ फॉर लगेगा, और अगर आस्क का मीनिंग पूछने से निकलता है तो उसके साथ क्या लग जाएगा मेरा बेटा, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है, इस बात का पूरा पूरा ध्यान देंगे आगे। आई डोंट बिलीव, ठीक है, आई डोंट बिलीव, विश्वास के साथ हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। ये आगे में देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेगा, अभी याद रखना, आगे देखिएगा कितना क्वेश्चन इससे अराइज होगा। विश्वास के लिए इनका प्रयोग करेंगे। आई डोंट बिलीव इन यू, क्योंकि विश्वास का भी एक दायरा होता है, विश्वास का भी एक दायरा होता है, एक सीमा होता है, और अगर वो दायरा, वो सीमा टूट गया तो विश्वास खत्म हो जाता है। और जहाँ पे दायरा या सीमा होता है, जहाँ पे बाउंड्री होती है, वहाँ पे इन लगता है कि नहीं, है ना। तो यहाँ आपको मालूम है ये बात, तो बिलीव के साथ क्या लगेगा, इन। आई डोंट बिलीव इन यू, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, आई डोंट बिलीव इन यू। यू शुड डैश द डॉग इट मे बाइट, तुम्हें कुत्ते को यू शुड बिवियर इन, यानी सावधान रहना चाहिए, कुत्ता से वो काट सकता है। और सावधान के साथ ऑफ लगेगा, क्योंकि सावधान तुमको खुद रहना है, और जो चीज़ तुमको खुद रहना है, डरना, जलना, पसंद करना, सावधान रहना। ए कुत्ता काटेगा, हम थोड़ा सा काम कर रहे, तुम मेरे बिहाफ में सावधान रहो, तो ऐसा थोड़ी होगा, आपको काटेगा, आप चौकन्ना रहिए, देखते रहिए कुत्ता को, यहाँ पे बिवियर ऑफ रहेगा। यू शुड बिवियर ऑफ द डॉग इट मे बाइट, और लिखता भी तो है गेट के बाहर बहुत लोग, है ना, बिवियर ऑफ द डॉग, कुत्ते से सावधान,
ठीक है, जबकि लिखना चाहिए बीवियर ऑफ द मैन, आदमी से सावधान। कुत्ता बेचारा क्या करेगा, करने वाला तो आदमी है, बदमाश। देयर इज अ चर्च क्लोज टू माई हाउस, आइए समझिए। क्लोज, इसका भी दो मीनिंग निकलता है। अगर इसका मीनिंग बंद निकला तो नो प्रीपोजिशन, ठीक है। और इसका मीनिंग अगर निकट निकला, नियर, तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। क्लोज का मतलब अगर बंद निकलता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, नहीं लगता है। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, नहीं लगता है। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद कर दो, नहीं लगता है। लेकिन क्लोज का मीनिंग अगर नज़दीक निकलता है, निकट निकलता है, तो प्रीपोजिशन टू लगता है ना। अच्छा याद रखिएगा, यानी निकट का प्रीपोजिशन क्या होता है, टू होता है। देयर इज अ चर्च क्लोज डैश माई हाउस, तो चर्च यहाँ पे क्या है, मेरे घर के क्लोज है, इसका मतलब मेरे घर के निकट है। और क्लोज के साथ क्या लगेगा, टू। मेरे घर के निकट चर्च है तो क्लोज टू माई हाउस। ही केम एंड सिट नेक्स्ट टू मी, वो आया और बैठ गया मेरे निकट, मेरे बगल। नेक्स्ट का मतलब भी बगल में होता है, बगल यानी निकट होता है। और निकट के साथ वहाँ देखिए प्रीपोजिशन क्या लगता है, टू लगता है ना। क्लोज द गेट, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा सर, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि दरवाज़ा मेरे निकट कर दो, मेरे सिर में आके दरवाज़ा मार दो। इसका मतलब है कि दरवाज़ा बंद कर दो। अब बंद के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सारा प्रीपोजिशन क्लियर हो रहा है ना। यहाँ देखिए, द इवेंट वॉज कैंसल्ड, इवेंट कैंसल हो गया। क्यों कैंसल हो गया, डैश बैड वेदर। कारण, कारण बताने के लिए दो प्रीपोजिशन लगता है। अगर बिकॉज है तो बिकॉज के साथ ऑफ लगेगा, या ड्यू है तो ड्यू के साथ टू लगेगा। ये दोनों शब्द होते हैं प्रीपोजिशन जो कारण बताने के लिए होते हैं, रीजन बताने के लिए, है ना। क्या बताने के लिए बेटा, रीजन, रीजन, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू। तो इवेंट कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल कर दिया इवेंट भैया, अरे मौसम खराब था, बैड वेदर के कारण, बैड वेदर के कारण इवेंट कैंसिल हो गया। तो बिकॉज के साथ ऑफ है ही नहीं है, नहीं हो सकता, ड्यू टू, है ना। ही वॉज लेट डैश ट्रैफिक जाम, वो लेट हो गया, कारण क्या था, ट्रैफिक जाम। ही वॉज लेट ड्यू टू, ड्यू के साथ टू है ही नहीं, तो क्या होगा सही इसमें, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ ड्यू टू है ही नहीं, ड्यू बिकॉज तो हो नहीं सकता, बिकॉज ऑफ, और यहाँ ड्यू टू। बात समझ में आया। कारण जब भी बताइएगा तो या तो ड्यू टू मिलेगा या तो बिकॉज ऑफ मिलेगा, दोनों में से जो मिल जाए दोनों सही है, ठीक है। दोनों में से जो मिल जाए दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। सर दोनों मिल गया तो ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा दोनों अगर बिल में मिल गया तो दोनों में से कोई भी टिक करके आ जाइए। शी हैज ऑलवेज बीन फेथफुल डैश हर फ्रेंड्स, ही इज ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है। ईमानदारी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है। ईमानदारी का कोई भी शब्द आए, कोई भी टर्म्स आए, उसके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, ठीक है बेटा। विश्वास अलग चीज़ है, विश्वास तो आप कर रहे हैं, सामने वाला ईमानदारी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है वो तो नहीं मालूम ना, विश्वास के साथ इन लग रहा है, लेकिन ईमानदारी के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, याद रखिएगा। ईमानदारी के साथ क्या लगेगा, प्रीपोजिशन टू लगेगा। शी हैज़ ऑलवेज बिन फेथफुल डैश हर फ्रेंड्स, वो हमेशा फेथफुल रही है अपने दोस्तों के लिए, टू हर फ्रेंड्स, है ना, यानी हमेशा ईमानदार रही है, हमेशा कभी भी विश्वासघात नहीं किए, फेथफुल है वो। फेथ आप उसमें कर सकते हैं फुल तरीके से, पूरे तरीके से। तो शी हैज़ ऑलवेज बिन फेथफुल टू हर फ्रेंड्स, ईमानदारी निकल रहा है। ही इज़ ऑनेस्ट, ईमानदारी निकल रहा है। टू हिज प्रिंसिपल्स, वो अपने सिद्धांतों के प्रति ईमानदार है। यहाँ पर भी ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार निकलता है, और ईमानदार के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। ही रिमेन्स लॉयल डैश हिज कंट्री, वो अपने देश के प्रति लॉयल है, टू हिज कंट्री। लॉयल का मतलब क्या निकलता है बेटा, ईमानदार निकलता है। शी इज़ फुल्ली डेडिकेटेड, पूरी तरीके से डेडिकेटेड है टू हर वर्क। डेडिकेशन, डेडिकेशन कहाँ होता है, ईमानदारी से, यानी आप श्रद्धापूर्वक कोई काम कब करते हैं, जब आपके मन में ईमानदारी होता है। तो ये लड़की क्या है, पूरी तरीके से डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति। ये लड़की कहीं जॉब करती है और ये कैसी है, पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, फुल्ली डेडिकेटेड गर्ल है ना, या महिला है तो वुमन है,
लेकिन पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, पूरी श्रद्धा से काम करे तो ईमानदार महिला है, और ईमानदारी के लिए टू लगेगा। ईमानदारी के लिए प्रीपोजिशन टू लगता है। बस एक बार में कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, और जब जब भी इस तरह का टर्म्स मिलेगा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। शी स्माइल्ड डैश मी व्हेन आई एंटर्ड द रूम। देखो मेरे बात को समझना, एक प्रीपोजिशन होता है एट। एट का मतलब होता है पर। एट का के साथ एट का मतलब क्या होता है बेटा? पर। ये कब होता है? यानी जब फिजिकली ऊपर के बारे बात नहीं होता होगा, फिजिकली ऊपर के बात नहीं होता होगा, इमोशनली या मेंटली ऊपर के बारे बात होता होगा, तब हम यहाँ पे एट के लिए पर लगाते हैं। ऐसे तो हम लोग पर के लिए ऑन भी लगाते हैं, लेकिन ऑन कब लगाते हैं? जब फिजिकली ऊपर के लिए बात होता है, जब फिजिकली ऊपर के लिए बात होता है। जैसे बात करें तो मान लीजिए ये टेबल है, तो दिस पेन इज ऑन द टेबल, क्योंकि फिजिकली ऊपर है, फिजिकली ऊपर के लिए ऑन लगाते हैं। लेकिन जब फिजिकली ऊपर नहीं हो, मेंटली या मेंटली ऊपर हो या इमोशनली ऊपर हो, तब हम उसके लिए एट लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तब हम उसके लिए एट लगाते हैं। जैसे यहाँ पे है शी स्माइल्ड डैश मी व्हेन आई एंटर्ड द रूम। वो मुस्कुराई मेरे ऊपर या मुझ पर जब मैं रूम पर आया। जब मैं रूम के अंदर आया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई या मुझ पर मुस्कुराई। यहाँ मुझ पर मुस्कुराई इसका मतलब नहीं है कि मेरे ऊपर बैठ के चढ़ के मुस्कुरा रही है आपके ऊपर चढ़ के, नहीं। यहाँ पे इमोशनली हमको देख कर मुस्कुराई। मुझ पर यहाँ पे फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है कोई। आपके मान लीजिए ए बच्चा के ऊपर क्यों हंसते हो, बच्चा के ऊपर क्यों हंसते हो, तो क्या कोई आदमी बच्चा के ऊपर इसे बैठ के हा 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 हंसता होगा? तो आप बोलिएगा बच्चों के ऊपर मत हंसो, नहीं। वहाँ पे फिजिकली कांटेक्ट नहीं है। फिजिकली कांटेक्ट होगा तो ऑन का प्रयोग करेंगे, लेकिन जहाँ पे फिजिकली कांटेक्ट नहीं है फिर भी हम ऊपर या पर लगा रहे हैं तो वहाँ पे एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गेट पर कोई आया है, गेट पर कोई आया है तो देयर इज समवन एट द गेट, ना कि हम लोग बोलते हैं ऑन द गेट। देयर इज समवन एट द गेट। एट क्यों बोलते हैं? क्योंकि गेट पर कोई फिजिकली खड़ा नहीं हो जाता। कोई आदमी आपके गेट के ऊपर चढ़ के चुकू मुकू बैठ के झांकता नहीं आपके घर में, पापा है तो आप क्या बोलेगा? आप तो जो ऊपर से झांकिए नहीं पापा है कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे पापा है कि नहीं? आप तो झांकी रहे। तो आदमी गेट के पास इज्जत से खड़ा रहता है, वो तो बिसाइड में खड़ा है, बगल में खड़ा है, और हम लोग बोलते हैं गेट पर कोई है। इसका मतलब ये नहीं कि गेट के ऊपर चढ़ करके बैठा हुआ है और आपके घर में झांक के बोल रहा है क्या आप हैं घर में, फलाना आदमी है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गेट पर बोलना फिजिकली कांटेक्ट को नहीं दिखाया, इसलिए एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। द स्टूडेंट्स लाफ्ड डैश द जोक। बच्चे हंसे जोक पर, बच्चे हंसे जोक पर, तो जोक पर बैठ के नहीं हंसे होंगे, फिजिकली कांटेक्ट नहीं होगा, तो एट द जोक। बात समझ में आ रहा है ना? एट द जोक। ठीक है, हाँ ठीक है जी, ठीक ठीक, नहीं ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शी शाउटेड डैश द बॉय फॉर बीइंग लेट। वो चिल्लाया लड़का पे। ही शाउटेड डैश द बॉय फॉर बीइंग लेट। वो चिल्लाया, किस पे चिल्लाया? लड़का पे। क्यों? लेट होने के लिए। ठीक है, लेट होने के लिए। ही शाउटेड डैश द बॉय फॉर बीइंग लेट। वो चिल्ला रहा है लड़के पर। जब चिल्ला रहा है लड़के पर तो क्या लगेगा? एट। क्या लगेगा बोलिए? एट, क्योंकि लड़के पर बैठ के नहीं चिल्ला रहा है। शी स्क्रीम्ड डैश द टॉप ऑफ हर वॉइस। वो चिल्लाई पूरे ताकत से, अपने पूरा ताकत से वो चिल्लाई। तो पूरे ताकत से चिल्लाई तो यहाँ पे एट लगेगा, क्योंकि पूरे ताकत पर तो चिल्ला रही है, लेकिन वो फिजिकली कांटेक्ट नहीं है ना, बस वही बात। ठीक है, समझ में आया बात आपको यहाँ तक? आगे चलते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू लिसन टू हर केयरफुली। ये हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं ना, कि कोई भी काम जो एक दिशा में जाता है, जो भी काम एक दिशा में जाता है, एक सेकंड, जो भी काम एक दिशा में जाता है उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे टीचर बोल रही है कि मुझको सुनो ध्यान पूर्वक। यहाँ पे टीचर बोल रही है और उसको सुनना है स्टूडेंट को, तो एक ही दिशा पे काम हो रहा है। उधर से बच्चा लोग भी नहीं सुना रहा है कि टीचर भी ध्यान लगा के सुनेगी। टीचर बोल रहा है, बच्चा लोग ध्यान लगा के सुन रहा है। एक दिशा में काम के लिए प्रीपोजिशन टू, और इसको एक्सप्लेन किया गया है पिछले क्लास में, है ना। तो क्या लगेगा? टू। ही इज प्राउड डैश हिज बिग बंगलो। उसको बहुत फक्र है अपने बड़े बंगलों में।
प्राउड के साथ ऑफ लगेगा, और इसी प्राउड को अगर आप प्राइड बना दीजिएगा तो प्राइड के साथ इन लगेगा। ये दो बात को देखना है। प्राउड यानी गर्व है ना, फक्र, अगर प्राउड आएगा तो प्राउड के साथ ऑफ लगाना, और प्राउड की जगह प्राइड दे देगा तो प्राइड के साथ इन लगाना। फिक्स प्रीपोजिशन है, देख लो। तो ही इज प्राउड ऑफ हिज बिग बंगलो, उसे बड़ा घर में फक्र है। शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, उसे अपने सुंदरता पे बहुत घमंड है। तो प्राइड इन, प्राइड के साथ इन लगाना, प्राउड के साथ ऑफ लगाना। सारी बातों को देखो, एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं तुमको। आगे आ जाओ। यू कैन डिपेंड डैश मी इन डिफिकल्ट टाइम्स, तुम मुझ पर निर्भर रह सकते हो तुम्हारे बुरे वक्त में। निर्भर के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगेगा, चाहे निर्भर का कोई भी टर्म आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए, निर्भर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लगता है। अब यहाँ चीज़ों को देखो जरा, अब यहाँ देखो ताकि तुमको और से समझ में आए। डिपेंड, निर्भर, डिपेंड ऑन मी, है ना, यानी तुम बुरे वक्त में मुझ पर निर्भर रह सकते हो। कोई बोलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं। आई रिलाई डैश माई फ्रेंड्स फॉर इमोशनल सपोर्ट, रिलाई, निर्भर, रिलाई का, डिपेंड का मतलब भी निर्भर, रिलाई का मतलब भी निर्भर। आई रिलाई, रिलाई का मतलब होता है निर्भर होना, किसी पे आश्रित होना। आई रिलाई ऑन माई फ्रेंड्स, आई रिलाई ऑन माई फ्रेंड्स फॉर माई इमोशनल सपोर्ट। हम जब टूट जाते हैं तो अपने दोस्त पे के पास जाते हैं तो उस पर रिलाई करते हैं। वो अलग बात है कि मजाक उड़ा देता है आपका, है ना। नेवर काउंट डैश अदर्स टू डू योर वर्क, कभी भी दूसरे पर निर्भर मत हो कि वो आपका काम करेगा। काउंट का मतलब भी होता है बेटा निर्भर होना, काउंट का मतलब भी होता है क्या, निर्भर होना। नेवर काउंट ऑन अदर्स। आई एम बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब भी होता है निर्भर होना, और ये बहुत बड़ा निर्भरता होता है। यानी जब आप बहुत ज़्यादा किसी पर निर्भर है ना तो उसको बैंक बोलते हैं। बैंक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रखना किसी के ऊपर। तो आई एम बैंकिंग ऑन योर सपोर्ट टू विन दिस इलेक्शन, हम बहुत ज़्यादा आप पे निर्भर है कि इस चुनाव में आपका सपोर्ट मिलेगा तो जीतेंगे। जब निर्भरता बहुत बड़े पैमाना में हो जाता है तो उसको हम लोग बैंक कहते हैं। इसलिए बैंक का नाम बैंक है, वो बताता है कि आप मेरे में बेफिक्र होकर के बड़े तरीके से निर्भर रहिए। सोना चांदी हीरा मोती पूरा जिंदगी का दौलत आप मेरे पास रख सकते हैं, आप बैंक कर सकते हैं, है ना। बैंक का मतलब ये होता है। आई डिड नॉट रिप्लाई, क्या लगेगा रिप्लाई के साथ, है ना। शी डिड नॉट आंसर टू माई क्वेश्चन, देखिए जवाब देने के लिए टू लगता है, जवाब देने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जवाब देने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। ही डिड नॉट रिप्लाई, उसने जवाब नहीं दिया, टू माई लेटर। शी डिड नॉट आंसर, उसने उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, टू माई क्वेश्चन, है ना। जवाब देने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जवाब भी एक साइड दिया जाता है, एक आदमी सवाल पूछेगा, एक आदमी जवाब देगा, तो जो भी काम एक दिशा में होता है उसके साथ टू लगता है। हिज एम is to his aim of becoming a successful entrepreneur, दो बार ऑफ दे दिया। she aims, एम, अगर इस एम का मतलब टारगेट निकल रहा है, कैसा टारगेट, करंट टारगेट, वर्तमान का टारगेट, ठीक है। और इस एम का मतलब एक और निकलता है बेटा, उद्देश्य, उद्देश्य, है ना, लक्ष्य। लक्ष्य अलग है और करंट टारगेट अलग है। करंट टारगेट होगा इस वीडियो को कंप्लीट करना, लक्ष्य होगा सरकारी नौकरी देखना। करंट टारगेट अलग होता है और लक्ष्य अलग होता है, पर्पस अलग होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ है हिज एम, अब मेरे बात को समझिएगा, अगर उद्देश्य के बारे में बात होगा ना, लक्ष्य के बारे में बात होगा ना तो ऑफ प्रीपोजिशन लगाइएगा, और अगर करंट टारगेट के बारे में बात होगा ना तो एट प्रीपोजिशन लगाइएगा। एम के साथ इसके मीनिंग को समझना है। अगर वर्तमान का एम है, थोड़ा एम है, मतलब इस एम अभी है कि इसको कंप्लीट करना, एक टास्क है तो एट, और जीवन के लक्ष्य के बारे में बात हो रहा है तो वहाँ पे ऑफ लगेगा, है ना। तो उसका एम है बिकमिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर,
उसका एम है कि जीवन में एक कामयाब इंटरप्रेनर बन जाए, तो जीवन के एम के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे एट नहीं लगेगा, यहाँ पे ऑफ लगेगा। दो बार ऑफ दे दिया अलग है गलती से। शी एम्स डैश विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन, वो कंपटीशन में प्रथम प्राइज जीतना चाहती है। ये करंट सिचुएशन के बारे में बात हो रहा है, उसका जीवन में कोई कंपटीशन के बारे में बात नहीं हो रहा, वो प्राइज जीतना चाहती है कंपटीशन में। यहाँ पे कंपटीशन एक करंट टारगेट है कि ये जो टारगेट है कि कंपटीशन हो रहा है उसमें वो प्रथम आना चाहती है, तो यहाँ पे एट लगेगा। ठीक हो गया बात, है ना? समझ पा रहे हैं ना दोनों में अंतर क्या है? यहाँ देखो, थीफ जंप्ड डैश द रूफ, थीफ कूदा, कूदा यानी पहले से नहीं था, यानी ऐसे 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 आया और छत में कूदा, तो इसके लिए इनटू लगता है। नीचे आने के लिए यानी ऐसे होने के लिए कोई भी ऐसा पोजीशन है, इसके लिए इनटू लगता है। अब पहले से मौजूद है तो इन लगेगा, और लेकिन यहाँ पे क्या है, जंप कर रहा है यानी कूद रहा है, यानी वो पहले से नहीं था, जंप किया यानी ऐसे आया, और ऐसे आने के लिए हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा इनटू का प्रयोग होगा। द थीफ जंप्ड इनटू, इनटू तो है ही नहीं, गलत है, इनटू नहीं है तो भी गलत है, ऑप्शन ये होना चाहिए इनटू। द थीफ जंप्ड डैश द रूफ, ओवर नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, ऑन तो हो ही नहीं सकता, जंप हो रहा है ना, ऑन द रूफ हो ही नहीं सकता। शी इज वेयरिंग अ ड्रेस, कलर, कलर का भी अपना एक दायरा होता है, अपना एक सीमा है। ये पूरा रेड है, ये पूरा ब्लू है, ये रेड का सीमा, ये ब्लू का सीमा, है ना? तो कलर के साथ भी हमेशा इन लगता है। शी इज वेयरिंग अ ड्रेस इन रेड कलर, इन ब्लू, इन ग्रीन, है ना? कभी भी रेड कलर के साथ हमेशा आप इन का प्रयोग करते हैं, और जंप किया तो इनटू लगेगा वहां पे। ठीक है, यहाँ देखिए, ही वॉज एक्यूटेड, एक्यूटेड, ACQUITTED, और अक्यूज्ड, एक्यूटेड का मतलब होता है दोष लगाना, दोष मुक्त। अक्यूज्ड का मतलब होता है दोष लगाना, दोष लगाना। ठीक है, एक्यूटेड का मतलब होता है दोष मुक्त करना, है ना, बाइज्जत बरी करना, और अक्यूज्ड का मतलब होता है मुजरिम करार करना, यानी इसमें दोष लगाना। और दोनों के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, इन दोनों के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। ठीक है बेटा, प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। ही वॉज एक्यूटेड डैश ऑल चार्जेस, उसे सारे चार्जेस से मुक्त कर दिया गया, तो ऑफ ऑल चार्जेस। ठीक है, ही वॉज अक्यूज्ड, उसे दोष लगाया गया, ऑफ द चार्जेस ऑफ ब्राइबरी, किस चीज़ का, ब्राइबरी का। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत लेने का, रिश्वत लेने का दोष उसमें लगा है, तो ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ द चार्ज ऑफ ब्राइबरी, है ना? अक्यूज्ड हो या एक्यूटेड हो, उन दोनों के साथ आपको ऑफ लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है वो देखते हैं। आई एम श्योर डैश माई सक्सेस, मैं श्योर हूँ अपने सक्सेस के लिए। भाई आप खुद से ही श्योर है तो ऑफ लगेगा। ये और आपको मालूम है ना, ऑफ किसी और के लिए नहीं लग सकता, यानी दोष मुक्त हुए तो आप ही दोष मुक्त हुए, दोष लगा तो आप ही में दोष लगा, है ना? श्योर है, निश्चित है, तो आप ही श्योर है। ठीक है, वैसी चीज़ के लिए ऑफ ही लगता है। ही अश्योर्ड मी ऑफ हिज फुल सपोर्ट, अश्योर्ड, है ना, वो निश्चित करवाया मुझे, तो आप ही को तो करवाया, तो ऑफ लगेगा। ही ऑलवेज बोस्ट, अब देखिएगा, बोस्ट या ब्रैक्स, इसका मतलब होता है बड़ाई करना या डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें, है ना? ही ऑलवेज बोस्ट डैश इज रिचनेस, वो अपनी अमीरी की हमेशा बड़ाई करता है, इसके साथ भी ऑफ लगेगा, क्योंकि बड़ाई खुद ही करता है। बड़ाई का मतलब होता है खुद की तारीफ, इसका हिंदी में होता है खुद की तारीफ, और खुद के साथ सेल्फ के साथ ऑफ लगता है, आपको मालूम है ना? ही ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिज रिचनेस। शी ऑफन ब्रैक्स, ब्रैक्स का मतलब होता है खुद की बड़ी बड़ी बातें करना। शी ऑफन ब्रैक्स ऑफ हर अचीवमेंट्स, वो जीवन में क्या क्या की उसके बारे खाली डिंग हाँकते रहती है, ये कर दिया, वो कर दिए, है ना? आईएएस बन रहे थे लेकिन एग्जाम में नहीं बैठे थे तो आईएएस बन जाते हैं, वो वाला आदमी। तो शी ऑफन ब्रैक्स ऑफ हर अचीवमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। जो काम खुद से ही होता है उसके लिए तो ऑफ लगता है, ये आपको मालूम ही है, इसमें हमको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जॉन लुक द डैश इज मदर डैश द क्राउड,
देखिए बेटा, यहाँ से शुरुआत करते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं। देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डैश द टू ब्रदर्स। देखिए बीच, जब दो के लिए प्रयोग होता है, दो के लिए ऐसा लिख देते हैं, दो के लिए, तो बिटवीन। जब तीन चार के लिए बात होता है, तीन चार पांच एटसेट्रा के लिए, तो अमंग। और जब कभी सिचुएशन के बीच के बारे बात होता है, परिस्थिति के बीच, है ना, तो एमिड। ठीक है बेटा, ये इसे समझिएगा। दो के लिए हम लोग बात करते हैं तो बिटवीन लगा देते हैं, तीन चार के बीच बोलते हैं तो अमंग लगा देते हैं, किसी सिचुएशन के बीच बोलते हैं तो एमिड लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए, देयर वॉज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डैश द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो बिटवीन लगेगा क्योंकि यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। शी वॉज स्टैंडिंग डैश फ्रेंड्स ड्यूरिंग द ग्रुप फोटो, वो ग्रुप फोटो में अपने दोस्तों के बीच खड़ी थी, तो ग्रुप फोटो है यानी तीन चार पांच लोग होंगे तभी ग्रुप बना होगा, तो अमंग, है ना। अब यहाँ देखिएगा, द रेस्क्यू टीम वर्कड, रेस्क्यू बचाव टीम काम कर रहा है, द कॉज आफ्टर द अर्थक्वेक, जो कोहराम मचा है अर्थक्वेक के बाद, उसके बाद रेस्क्यू टीम काम कर रहा है उसी के बीच में। तो जब रेस्क्यू टीम कोहराम के बीच में, अर्थक्वेक के कोहराम के बीच में काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो जो बीच है वो नंबर का, संख्या का बीच नहीं है बल्कि परिस्थिति का, सिचुएशन का बीच है, तो एमिड लगाइएगा। यहाँ देखिए, जॉन लुक्ड डैश हिज मदर डैश द क्राउड, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ध्यान रखने के लिए आफ्टर लगेगा। लुक एट का मतलब होगा देखना, तो जॉन अपनी मम्मी को भीड़ के बीच में क्यों देखते रहेगा। अच्छा, लुक फॉर का मतलब होगा, लुक फॉर का मतलब क्या होता है, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, है ना। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, ये भी हो सकता है तलाश करना, हाँ ये भी हो सकता है। लुक टू तो बिल्कुल नहीं होगा, लुक आफ्टर यानी ख्याल रखेगा। तो जॉन लुक्ड आफ्टर हिज मदर एमिड द क्राउड, तो यहाँ पे होगा लुक आफ्टर, लुक फॉर और एमिड, है ना। लुक फॉर हिज मदर, अपनी मम्मी को खोज रहा है, कहाँ, एमिड द क्राउड, भीड़ के बीच में। यहाँ पे भीड़ एक परिस्थिति को दर्शा रहा है कि भीड़ के बीच में मम्मी को खोज रहा है, तो लुक फॉर हर मदर एमिड द क्राउड, ये सही हो यहाँ पे होना चाहिए। आगे देखते हैं। शी हैज बिन लिविंग इन दिल्ली, देखिए अगर कभी भी आखिरी में टाइम आ गया, लास्ट में टाइम आ गया, क्या आ गया बेटा, टाइम, तो अगर ये टाइम पीरियड को दिखा रहा है, पूरे काल को दिखा रहा है, तो सिंस लगाओगे, और पॉइंट को दिखा रहा है यानी एक निश्चित समय को दिखा रहा है, तो फॉल लगाओगे। ठीक है, तो फॉल लगाओगे। आसान तरीके से कैलेंडर अगर है तो सिंस लगाओगे, कैलेंडर की जगह क्लॉक अगर है तो फॉल लगाओगे। अब यहाँ देखो, जैसे है ही हैज बिन लिविंग इन दिल्ली डैश 2012, तो 2012 एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पूरे साल को दिखा रहा है, 2012 एक लंबे समय को दिखा रहा है, और कैलेंडर है 2012, कैलेंडर में मिलेगा कि क्लॉक में मिलेगा, कैलेंडर में मिलेगा तो सिंस लगाओगे, कैलेंडर में मिलेगा तो सिंस लगाओ। आखिरी में टाइम है तो या तो सिंस या तो फॉर, बाकी चार ऑप्शन में दो ऑप्शन बेकार, आखिरी में टाइम है तो या तो सिंस या तो फॉर, और कैलेंडर वाला टाइम दिखा 2012 तो तुमको कैलेंडर में मिलेगा, तो यहाँ पे सिंस लगाओगे। वी हैव बिन वेटिंग डैश 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, 2 घंटा घड़ी में होता है, 2 घंटा हो गया, 2 घंटा देखने के लिए घड़ी देखना पड़ता है, आज घड़ी देखने है तो फॉर लगाओगे, या पॉइंट ऑफ टाइम से समझो फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम से समझो फॉर, या तो तुम कैलेंडर और घड़ी से समझो। बात समझ में आ रहा है ना। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, ये चीज हो गया। शी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस डैश मंडे, अब वो मंडे से इस ऑफिस में काम कर रही है। संडे मंडे घड़ी में दिखता है कि कैलेंडर में दिखता है, संडे मंडे कहाँ होता है, कैलेंडर में होता है, तो सिंस मंडे। आसान है ना सिंस और फॉर सोचना। टाइम है तो आई हैव नॉट सीन हर डैश अ लॉन्ग टाइम, मैंने तो उसको एक बहुत लंबे समय से नहीं देखा। अब यहाँ पे क्या लगाओगे, देखो आ का मतलब होता है बेटा एक, और एक तुमको दिखता है घड़ी में, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, तो यहाँ पे होगा फॉर। बात समझ में आ रहा है ना। यानी यहाँ पे ए आ गया, ए का मतलब 1 या 2 3 4 5 6 कुछ भी आ गया, जैसे यहाँ 2 आ गया था तो नंबर भी आ गया, तो नंबर आ गया तो क्या लग जाएगा, फॉर लग जाएगा। ठीक हो गया बात, है ना। ये भी तुमको क्लियर हो गया होगा, सिंस और फॉर।
सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? आया ही होगा, बस प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। आज से पहले सिंस फॉर नहीं समझते थे तो कैलेंडर और क्लॉक से समझ जाओ। अच्छा चलो यहाँ तक आज कर लेते हैं। द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड डैश मंडे ड्यू टू रिनोवेशन वर्क। स्कूल मंडे से बंद रहेगा, रिनोवेशन का काम हो रहा है, वहाँ में कुछ निर्माण हो रहा है, उसकी वजह से स्कूल मंडे से बंद रहेगा। अब मेरे बात को समझोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? अच्छा सिंस, और सिंस तो लगेगा ही नहीं क्योंकि टाइम आखिरी में नहीं है, टाइम के बाद भी एक समय एक सिचुएशन दिया हुआ है। तो सर मंडे के साथ तो ऑन लगना चाहिए क्योंकि डे के साथ ऑन लगता है, नहीं बेटा, यहाँ पे एक दिन के बारे में बात नहीं हो रहा, मंडे से स्कूल बंद रहेगा। और एक चीज़ जब शुरुआत हो जाती है तो उसके लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिंस और फॉर तो आएगा ही नहीं क्योंकि टाइम पे ख़त्म नहीं हुआ है, टाइम के बाद सेंटेंस आगे बढ़ गया। जब टाइम के बाद सेंटेंस आगे बढ़ गया तो हमको मालूम है कि एक दिन के लिए ऑन लगता है, ऑन संडे, ऑन मंडे। लेकिन बात यह है कि स्कूल तो मंडे से बंद हो रहा है, मंडे को खाली बंद नहीं है, मंडे से बंद हो रहा है निर्माण कार्य के लिए, तो फ्रॉम मंडे। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको, है ना। और दूसरी बात, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे एंड के बीच में एंड का पेयर बनता है बिटवीन के साथ, और टू का पेयर बनता है किसके साथ? फ्रॉम के साथ, ये भी बताया गया था। ही डील्स, डील, जब भी डील पर्सन के साथ आए तो विथ, और जब भी डील बिजनेस से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो तो इन। ठीक है बेटा, है ना। जब भी डील बिजनेस से रिलेटेड है तो विथ, सॉरी पर्सन से हो तो विथ, आदमी से हो तो विथ, और व्यापार से हो तो इन, डील इन। तो ही डील्स डैश एवरीवन इन अ पोलाइट वे, वो बहुत अच्छे तरीके से सबसे डील करता है, तो यहाँ पे विथ होगा क्योंकि विथ के साथ एवरीवन है, आदमी है। ही डील्स डैश कैश एंड क्रेडिट बोथ, वो कैश और क्रेडिट दोनों में क्या करता होगा? व्यापार करता होगा। यहाँ बिजनेस से रिलेटेड है तो इन, बात समझ में आ रहा है क्या? बिजनेस से रिलेटेड है तो इन, और पर्सन से रिलेटेड है तो विथ। डील्स का काम ये है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए बातें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है अपने पास। बस थकिए नहीं, चीज़ों को समझते चलिए, ठीक है। यहाँ देखो जरा, पार्ट ऑफ, देखो इंपॉर्टेंट है ना। पार्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ कब लगेगा? जब हम किसी चीज़ के हिस्से या भाग की बात करते हैं। इसका मतलब है कि किसी पार्ट ऑफ का उपयोग पार्टीशन या सेक्शन के रूप में होता है। पार्ट के साथ ऑफ कब लगता है? जब हम किसी के हिस्से को बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रीपोजिशन इज पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, प्रीपोजिशन एक हिस्सा है इंग्लिश ग्रामर का, है ना। तो पार्ट ऑफ का प्रयोग वहां पे लगेगा जब हम एक उसके टुकड़े को बताते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास पिज्ज़ा का एक टुकड़ा है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ डोमिनोज पिज्ज़ा, ऐसे बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। आई एम पार्ट ऑफ माई फैमिली, मैं अपने परिवार का पार्ट हूँ। तो पार्ट ऑफ का मतलब होता है हम कहाँ से जुड़ाव रखते हैं वो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान, ये जो हम आपको बताएं ना, ये प्लान का पार्ट है। शी इज पार्ट ऑफ द टीम, ये लड़की उस टीम से जुड़ी हुई है। तो पार्ट ऑफ का मतलब होता है आप कहाँ से जुड़े हुए, जुड़े हुए, है ना बेटा, जुड़े हुए। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ माई कंप्यूटर, दिस इज पार्ट ऑफ माई कंप्यूटर, ये मेरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, यानी ये मेरे कंप्यूटर का हिस्सा होगा। इट इज पार्ट ऑफ माई बाइक, ये मेरे बाइक का हिस्सा, मेरे बाइक से जुड़ा हुआ था ये। ठीक है, पार्ट विथ, पार्ट के साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग कब लगता है? जब कोई व्यक्ति किसी चीज को छोड़ देता है, छोड़ देता है तो पार्ट विथ। विशेष रूप से किसी चीज को देने, बेचने या त्यागने के संदर्भ में, आप किसी चीज को छोड़ दिए, आप किसी चीज को त्याग दिए, छोड़ दिए, तो पार्ट विथ, है ना। ही पार्ट विथ हिज वाइफ, ही पार्ट्स विथ हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। पार्ट विथ का मतलब ये होता है। ठीक है, पार्ट विथ का मतलब है कोई वस्तु या चीज किसी के पास से चली जाती है या उसे छोड़ा जाता है। देखो, आई डोंट वांट टू पार्ट विथ माई ओल्ड बुक्स, हम अपने ओल्ड बुक्स को छोड़ना नहीं चाहते, मेरा इससे लगाव है, मेरा जीवन ये सुधार है, हम इसको हमेशा रखेंगे। पार्ट विथ का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना। ही पार्टेड विथ हिज ओल्ड कार फॉर अ गुड प्राइस, उसने अपने पुराने गाड़ी को छोड़ दिया एक नए दाम के लिए। यानी सर पार्ट के साथ ऑफ कब लगेगा? जब हम उससे जुड़े हुए होंगे तब। और पार्ट के साथ विथ कब लगेगा? जब हम उसको छोड़ देंगे तब। जुड़े हैं तो पार्ट ऑफ, छोड़ रहे हैं तो पार्ट विथ। समझ में आ रहा है बात आपको? आगे देखो, है ना, आगे देखो, पार्ट फ्रॉम, पार्ट फ्रॉम,
पार्ट के साथ अब आएगा क्या बेटा, प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगा। ये कब आएगा, जब हम किसी चीज से शारीरिक या भावनात्मक रूप से अलग होते हैं, तो इसका मतलब अलग होना, विभाजित होना। इमोशनली अलग होते हैं, कैसे, इमोशनली या फिजिकली अलग होते हैं, तो हम लोग उसके साथ पार्ट फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे हम गाड़ी छोड़ दिए, त्याग दिया, अच्छा दाम मिला तो गाड़ी बेच दी हम, तो गाड़ी से हम फिजिकली अटैचमेंट थोड़ी थे, गाड़ी मेरे हाथ में थोड़ी लगा हुआ था कि नोच के दे दिए। अगर कोई चीज़ फिजिकली या इमोशनली कनेक्टेड है, पता चल रहा है कि इमोशंस है उसके साथ जुड़ा हुआ, तो क्या लगेगा, ये आपका पार्ट फ्रॉम है ना। पार्ट फ्रॉम का मतलब है कोई व्यक्ति या वस्तु किसी आने किसी दूर से दूर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इमोशन जुड़ा हुआ होता है। आई हैड टू पार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स आफ्टर द ट्रिप, यानी हमको इस ट्रिप के बाद अपने दोस्तों से अलग होना पड़ा। तो पार्ट फ्रॉम अलग होने के लिए, जुदा, पार्ट फ्रॉम का मतलब आप समझिए जुदाई, ये जुदाई को दर्शाएगा, जुदाई 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 दोनों को पास ले आई है ना। शी पार्टेड फ्रॉम हर फैमिली टू लिव अब्रॉड, उसकी जुदाई हो गई बेचारी की, क्योंकि उसको जुदा हो गई अपने घर वालों से, कि उसको विदेश जाना पड़ा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जुदा होने के लिए, जुदाई के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पार्ट फ्रॉम, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखिए पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ शायद अभी हम लोग देख लिए थे ना किसी चीज़, ओ हाँ एक बार फिर से ये बता रहा है कि पार्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का हिस्सा होना, पार्ट विथ का मतलब होता है किसी चीज़ को बेच देना, त्याग देना, और पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग हो जाना, इमोशनली कॉन्टैक्ट हो जाना, दोस्त से, परिवार से, रिश्ते से अलग हो जाना, पार्ट फ्रॉम, ठीक है। ये तीनों पॉइंट थे यहाँ पे। अब जरा सेंटेंस देखो, द दिस बुक इज डैश द स्कूल लाइब्रेरी कलेक्शन, ये बुक क्या है, स्कूल के लाइब्रेरी का एक हिस्सा होगा, स्कूल के लाइब्रेरी का एक हिस्सा होगा, तो क्या लगेगा, पार्ट ऑफ, दिस बुक इज पार्ट ऑफ द स्कूल्स लाइब्रेरी कलेक्शन, ये जो किताब है ये स्कूल के लाइब्रेरी का पार्ट है, जाके जमा करके आओ, है ना। शी रिफ्यूज टू डैश हर ओल्ड टॉयस इवन दो दे वर नो लॉन्गर यूजफुल, वो मना कर रही है अपने पुराने टॉयस को अपने से अलग करने के लिए, तो क्या लगेगा बेटा, पार्ट विथ, है ना, पार्ट विथ, वो मना कर रही है, पुराना खिलौना उलौना, खिलौना तो उसके बॉडी का हिस्सा नहीं है ना, लेकिन वो मना कर रही है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, आफ्टर ईयर्स ऑफ वर्किंग टुगेदर, बहुत सालों साल एक साथ काम करने के लिए, जॉन डिसाइडेड टू, क्या डिसाइड किया होगा बताओ यहाँ पे, पार्ट फ्रॉम हिज ओल्ड कलीग्स, यहाँ पे अपने पुराने दोस्तों से जुदा हो रहा है, यानी यहाँ पे पुराने दोस्तों से, ओल्ड कलीग्स, पुराने दोस्तों से जुदा हो रहा है, तो यहाँ पे पार्ट फ्रॉम लगेगा, इमोशंस दिखेगा तो पार्ट फ्रॉम लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक, आगे देखो, he has developed a dash eating junk of food every day, आदत, आदत के लिए या तो हैबिट लिखेंगे, देखो हैबिट, और हैबिट जब भी लिखेंगे ऑफ के साथ लिखेंगे, या तो एडिक्टेड लिखेंगे, और ये टू के साथ लिखेंगे। इसका मतलब आदत से भी ज़्यादा होता है, यानी लत, है ना, आदत से भी ज़्यादा, आदत को लत बोलते हैं। हैबिट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आएगा, एडिक्टेड के साथ टू आएगा आदत के लिए। तो ही हैज़ डेवलप्ड अ डैश ईटिंग जंक फूड एवरी डे, तो उसको आदत हो गया है डेली जंक खाने का, एवरी डे खा रहा है तो आदत है, तो क्या होगा, एडिक्शन के साथ तो टू आता है, एडिक्शन टू, ठीक है। तो हैबिट ऑफ होगा, क्योंकि एडिक्शन नहीं होगा, एडिक्टेड होना चाहिए, एडिक्टेड होना चाहिए, ठीक है। शी इज़ डैश वॉचिंग टेलीविजन फॉर आवर्स एवरी डे, उसको आदत हो गया है घंटों टीवी देखने का, तो हैबिट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें, हैबिट ऑफ भी है और एडिक्टेड टू भी है, तो दोनों में से क्या होगा, उसको क्या है कि टीवी देखने का 2 घंटा का उसको आदत हो गया, तो यहाँ पे अगर बुरी आदत से, अगर वो आदत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इन दोनों में एडिक्टेड यूज़ करना है, यानी लत, है ना। और अगर अच्छी आदत होती तो हैबिट ऑफ प्रयोग करते। मेरे बात को समझो बेटा, हैबिट के साथ ऑफ लगता है, एडिक्टेड के साथ टू लगता है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों दे दिया तो फिर चेक करना कि अच्छी आदत है कि बुरी आदत है। 2 घंटा डेली टीवी देख रही है तो कहीं ना कहीं बुरी आदत है, डेली टीवी देख रही है, समय पर बात कर रही है, तो एडिक्टेड टू। और अच्छी आदत होती 2 घंटा डेली पढ़ाई करने की आदत होती तो हैबिट ऑफ, है ना। जिम जाने की आदत होती तो हैबिट ऑफ, ठीक है, ये चीज़ है।
ही इज फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है मतलब उसको जानना। अगर आप किसी आदमी से जानते हैं तो विथ लगेगा, और किसी पार्ट पुर्जा है तो टू लगेगा। जैसे यहाँ देखिए, आई एम, मैं उससे फैमिलियर हूँ, मैं उससे को जानता हूँ, तो फैमिलियर विथ। व्यक्ति है तो फैमिलियर विथ, लत थोड़ी लगता है आदमी का, फैमिलियर के साथ टू नहीं लगेगा। टू कब लगेगा? जब यहाँ पे फैमिलियर के साथ टू उस वक्त लगेगा जब व्यक्ति नहीं हो, कोई बात हो या कोई टॉपिक हो। मैं इस नए सॉफ्टवेयर के बारे में जानता हूं, तो आई एम फैमिलियर टू द न्यू सॉफ्टवेयर। आई एम फैमिलियर टू द न्यू सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे आई एम फैमिलियर विथ हिम, क्योंकि एक आदमी को जानने की बात हो रही है, तो फैमिलियर विथ हिम। यहाँ देखिए, आई एम डैश द रोड शेयर, मैं यहाँ के रोड्स के बारे में जानता हूँ। आई एम फैमिलियर विद द रोड शेयर, या आई एम फैमिलियर, आई एम नन ऑफ दिस, है ना। क्या होना चाहिए था? आई एम फैमिलियर टू द रोड शेयर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फैमिलियर टू तो कहीं पर है ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना। फैमिलियर विथ नहीं होगा, क्योंकि फैमिलियर के साथ विथ लगता है किसी आदमी के साथ, और यहाँ पे होना चाहिए था फैमिलियर टू, क्योंकि रोड्स है, मैं यहाँ के रोडों को जानता हूँ, यहाँ के सड़कों को जानता हूँ, तो फैमिलियर के साथ टू होता, और यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं फैमिलियर टू। ठीक है, कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन दे रखा था। रिवाइज करना है सबको, याद रखिएगा, रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। He was satisfied dash his performance in the competition। satisfaction के साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है, satisfaction के साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है, संतुष्टि के साथ, हिंदी में भी बोलते हैं ना। he was satisfied with the performance in the competition। he is trying hard to cope। cope का मतलब होता है बेटा कैसे बोलते हैं, cope with यानी घुलना मिलना। he is trying hard to cope with the pressure of his new job, मतलब उसके साथ मिलना चाह रहा है। और कोप के साथ क्या लगता है? विथ। कोप के साथ भी क्या लगता है? विथ। सेटिस्फैक्शन के साथ भी विथ लगता है, और कोप के साथ भी विथ लगता है। कोप के मतलब होता है उस परिस्थिति में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है ना। और सेटिस्फैक्शन के साथ भी विथ लगता है। ये सब क्या है? ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है, यानी ये प्रीपोजिशन है कि आपको फिक्स है, इनके साथ कुछ और आ नहीं सकता। जैसे बहुत जगह देखे ना कि टू कहाँ कहाँ आता है, एग्री कहाँ कहाँ आता है, दो दो चेंज होता है, लेकिन ये एकदम फिक्स है, इनके साथ और कुछ आ ही नहीं सकता। सेटिस्फैक्शन के साथ विथ आएगा, कोप के साथ भी विथ आएगा, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। परहेज के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। ठीक है, क्या आता है? प्रीपोजिशन फ्रॉम। एब्सटेन हो गया या रिफ्रेन हो गया, इन दोनों का मतलब होता है खुद को रोक देना, परहेज करना। एब्सटेन और रिफ्रेन दोनों का मतलब होता है परहेज करना। रिफ्रेन का मतलब होता है ज़्यादा कठोर तरीके से रोक देना, एब्सटेन का मतलब होता है नॉर्मल तरीके से रोक देना, मगर दोनों का मतलब होता है रोक देना। और रोकने के लिए, परहेज करने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग इफ़ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ। तुमको सिगरेट से परहेज करनी चाहिए अगर तुम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो, तो है ना, फ्रॉम होगा। ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम। अब यहाँ देखिए, द मॉन्क्स रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग आफ्टर सनसेट। जो संत लोग हैं वो लोग सूर्य अस्त के बाद बात करने से एकदम परहेज करते हैं, तो फ्रॉम स्पीकिंग, है ना। यानी एब्सटेन और रिफ्रेन अगर आपको एग्जाम में दिख गया तो आप उसके साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, परहेज के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सारी बातों को बस नोट्स बना लेना है, एग्जाम से पहले एक झलक देख के चला जाना है, इतना काफ़ी है आपके लिए। अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज का मतलब होता है क्या? क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना, है ना। देखिए, आई अपोलोजाइज माई टीचर फॉर बीइंग रूड। मैं अपने टीचर से क्षमा मांगता हूँ कि मैंने उनसे रूडली बात किया या बहुत रूड हो गया था। तो क्या होगा? क्षमा मांगने के लिए क्या लगाइएगा? टू माई टीचर, एट माई टीचर, विथ माई टीचर, बाई माई टीचर। शी अपोलोजाइज्ड दैट्स द मिस्टेक शी मेड इन द रिपोर्ट। वो माफ़ी मांगती है मिस्टेक के लिए। अगर किसी काम के लिए माफ़ी मांग रहे हैं तो एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। शी अपोलोजाइज्ड एट द मिस्टेक शी मेड इन द रिपोर्ट। किसी काम से माफ़ी मांगने के लिए एट, किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगने के लिए विथ, है ना। आई अपोलोजाइज, नहीं सॉरी विथ नहीं, टू, किसी व्यक्ति से, क्योंकि माफ़ी एक तरफ मांगा जाएगा, विथ तो हो नहीं सकता।
हम माफी मांग रहे हैं, आप माफ करने वाले, तो एक दिशा में जो काम होता है टू, आई अपोलोजाइज टू माई टीचर फॉर बीइंग रूड, ठीक है, टू माई टीचर। और यहाँ पे किसी काम से माफी मांग रहे तो एट माई मिस्टेक, ऐसे इस बात को ध्यान रखिएगा। अपोलोजाइज के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं और दोनों का आपको ध्यान रखना। देखिए यहां समझिएगा, चौंकने के लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। किसी भी तरह से कि आप चौंक जा रहे हैं, आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं, सरप्राइज हो जा रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करिएगा। जैसे वी वर अलार्म्ड डैश द सडन नॉइस इन द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग में अचानक हल्ला हुआ, हम लोग अलार्म्ड हो गए हैं, एकदम सचेत हो गए ना। अलार्म का मतलब होता है जाग गए, अचानक, है ना, सचेत हो गए। तो क्या लगेगा, अलार्म्ड एट द सडन नॉइस। आई वॉज एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित हो गए, डैश इज क्विक रिकवरी फ्रॉम द इलनेस, वो इलनेस से इतना जल्दी ठीक हो गया कि हम तो एकदम हैरत अंगेज हो गए। तो एट हिज क्विक रिकवरी। शी वॉज सरप्राइज डैश हिज अनएक्सपेक्टेड अराइवल एट द पार्टी, वो पार्टी में आया, वो एकदम सरप्राइज हो गई। तो सरप्राइज के साथ भी क्या लगेगा, एट लगेगा। शी वॉज सरप्राइज एट हिज अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड अराइवल इन द पार्टी। द ऑडियंस वॉज अमेज्ड, ऑडियंस एकदम अमेज्ड हो गए, चौंक गए। एट द मैजिशियंस परफॉर्मेंस, जादूगर का परफॉर्मेंस देख करके ऑडियंस एकदम चौंक गए। तो चौंकने के लिए आप हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, इस बात को आपको ध्यान दे देना है, ध्यान ही तो देना है कि नहीं बेटा। देखिए डिजायर, ख्वाहिश, जब डिजायर रहे ना, तो डिजायर जब भी आपको दिखे ना, इच्छा या ख्वाहिश, इसके लिए फॉल लगाइएगा। और वही आपको डिजायरस दे देना, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इसके साथ आपको ऑफ लगाना है। ये दोनों प्रीपोजिशन आपको ध्यान देना है। डिजायर के साथ क्या लगाइएगा, फॉर, और डिजायरस दे दे, दोनों का मीनिंग ख्वाहिश होता है, इच्छा होता है, लेकिन उसके साथ लगेगा ऑफ, है ना। तो शी हैज अ डीप डिजायर फॉर अ पीस एंड स्टेबिलिटी, उसको ख्वाहिश है कि उसके जीवन में समृद्धि और शांति आए, ठीक है। फॉर द स्टूडेंट वर डिजायरस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, बच्चों को इच्छा है कि नया स्किल सीखें, ठीक है। तो डिजायर के साथ हमेशा फॉर लगाना, डिजायरस के साथ हमेशा ऑफ लगाना, इस बात का ध्यान देना। और ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता हुआ हम देखे हैं डिजायर वाला से, ठीक है। प्रीपोजिशन के फिलअप्स में बड़ी क्वेश्चन बनता है इससे एग्जाम में तुम्हारे। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फेरियर, इन सबके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, इन सबके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। आपसे कोई सीनियर है, आपसे कोई जूनियर है, ये तो आप और हम की बात हो गए। लेकिन मान लीजिए दो आदमी है, दो आदमी काम कर रहा है कहीं, एक आदमी पहले से काम कर रहा है मार्केट में पहले से, तो सीनियर है, एक आदमी बाद में आया तो जूनियर है। दो क्वालिटी ऑफ विंडो है या दो क्वालिटी ऑफ फैन है, दो पंखा है, एक पंखा पहले से मार्केट में जानते हैं लोग एक अच्छे क्वालिटी का, तो वो सुपीरियर है। एक पंखा बाद में आया उसे कम क्वालिटी का, तो इन्फीरियर है। जब व्यक्ति के बीच में बात होती है तो सीनियर जूनियर, और जब वस्तुओं के बीच में बात होती है तो सुपीरियर और इन्फीरियर का बात होता है ना। अच्छा सुपीरियर, उसके बाद वाला इन्फीरियर, व्यक्ति में ऊपर वाला सीनियर, उसके बाद वाला जूनियर, ठीक है बेटा। और सबके साथ टू लगता है। ही सीनियर टू मी इन सर्विस, वो मेरे से सीनियर है सर्विस में। शी इज जूनियर टू मोस्ट ऑफ द स्टाफ मेंबर्स। अच्छा मोस्ट है तो यहाँ पे दा भी लगेगा, वो हम लोग आर्टिकल में सीखे हैं ना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता है। शी इज जूनियर टू द मोस्ट ऑफ द स्टाफ मेंबर्स, तो टू लगेगा जूनियर के साथ। द मटेरियल इज इन्फीरियर टू डैट वन इन क्वालिटी, ये इन्फीरियर है, यानी पहला वाला के क्वालिटी के मुकाबले उतना अच्छा नहीं है। हिज परफॉर्मेंस इज सुपीरियर टू डैट ऑफ हिज ब्रदर, इसका परफॉर्मेंस सुपीरियर है उसके भाई के अकॉर्डिंग, भाई के मुकाबले में, ठीक है। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान देना है ना। इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर के साथ क्या लगेगा, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप यहाँ तक रुक गए हैं तो ये आप ही के लिए कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्क भटकाने के लिए,
लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आया होगा, क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास पसंद आए या ना आए, क्लास समझ में आए या ना आए, आपको सब प्रीपोजिशन के नोट्स बनाने हैं, एक एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअली थ्रू आउट पढ़ना है। अगर एक बार में नहीं समझ में आया, मन करे ना करे, आपको एक बार और इस वीडियो को देखना है, एक एक क्वेश्चन को आपको बनाना है, इस यकीन और उम्मीद के साथ कि आज के बाद प्रीपोजिशन आपको जीवन में कभी परेशान नहीं करेगा। आज के बाद एग्जाम्स में आपके प्रीपोजिशन का क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। मिलते हैं अगले शानदार क्लास में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।